Good afternoon, guys. I'm audible. Good afternoon, sir. Yes, sir. हाँ जी, पिछली क्लास का कोई डाउट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें कोई क्वेश्चन, उसमें कोई क्वेरी? सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे पास ग्लोबल, हमने ग्लोबल पिछली क्लास में? हाँ जी सर, process.cwd वर्सेस _ dir नेम बता दो एक बारी। देख, process.pwd की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब कुछ ऐसा है कि व्हेन आई यूज अ वर्ड प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब ये होगा कि जब भी हमने नोड और फाइल नेम लिखा तो पे किक स्टार्ट हुआ, दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस यहाँ से किक स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके लैंग्वेज में अगर हम बोले तो प्रोसेस हमारे पास आ गया। अब जैसे मैंने किया है कि किक स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो इस प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस आईडी होगा, प्लस ये प्रोसेस जिस लोकेशन पे चल रहा है उसकी लोकेशन देखने के लिए हम CWD यूज करेंगे, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये फाइल इंटरनली यूज करता हो a.js को, वो इंटरनल यूज करता हो b.js को सपोज, और अब मैं b.js पे जब पहुंच जाता हूँ देन मैं _ dir नेम लिखता हूँ, और सपोज जो b.js है वो C नाम के फोल्डर के अंदर D के अंदर पड़ी है, तो _ dir नेम देगा करंट डायरेक्टरी का पार्ट जिसमें मैं जिस JS में बैठा हूँगा, जबकि ये देगा जिस प्रोसेस पे मैं बैठा हूँगा। तो प्रोसेस का मान लो इसका नाम है नोड x.js, तो x.js क्योंकि उसी ने प्रोसेस को किक स्टार्ट किया तो उसकी लोकेशन मेरे पास आएगी, और हो सकता है सपोज वो C ड्राइव के अंदर X फोल्डर के अंदर हो, लेकिन जो b.js है वो हो सकता है C ड्राइव के अंदर, X फोल्डर के अंदर, C फोल्डर के अंदर, D फोल्डर के अंदर हो। तो जब मैं यहाँ से _ dir नेम मार करूंगा तब ये मुझे कहेगा इसकी लोकेशन, लेकिन जब मैं प्रोसेस की जब भी लोकेशन चलाऊंगा तो हमेशा इसकी लोकेशन आएगी जो फाइल हमने चलाई है। समझ आ रही बात है? तो जब भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम b.js से लगाएं उसे, क्योंकि प्रोसेस उसी के अंदर इनिशिएट हुआ है इसलिए तो इसका मतलब समझना ये है कि जिस पे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया होगा, जहां पर हमने नोड फाइल में लिखा होगा वही प्रोसेस कहलाएगा। सिर्फ _ dir प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको करंट लोकेशन बता रहा है कि अभी आप करंटली कहां पर हो कोड के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस तो एक ही क्रिएट होगा, उस प्रोसेस के अंदर हम फाइलों को एक्सेस कर रहे हैं बस, ठीक है। हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी बोलो। जैसे अभी सिस्टम में क्रोम चल रहा है, वो भी एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस आईडी है, तो अभी नोड क्रोम को मतलब क्रोम वाले प्रोसेस को शट डाउन कर सकते हैं क्या? नोड से हम देखो, नोड से हम लो लेवल पे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नोड इंटरनली तो हर चीज को C और C++ से कॉल लगाता है। तो अगर मैं ये पता लगा लेता हूँ कि क्रोम जो चल रहा है उसका कौन सी C या C++ की फाइल चल रही है, तो मैं नोड में प्रोसेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि मैंने दिखाया था प्रोसेस के अंदर किल नाम से मेथड भी है, तो मैं किल करके आ सकता हूँ किसी भी उस प्रोसेस को जिसकी मेरे को फाइल पता चल जाए। तो मैं किसी भी प्रोसेस को किक स्टार्ट भी कर सकता हूँ नोड से। लेकिन मेरे को जब भी मैं उसे कराऊंगा तो मैंने आपको दिखाया था, याद हो पिछली बार, प्रोसेस डॉट बाइंडिंग नाम से एक मेथड था, याद है? पिछली बार मैं बात कर रहा था। तो जब भी हम प्रोसेस डॉट बाइंडिंग तो वो क्या करता है, वो जाकर .c फाइलों से बात करना शुरू करता है, यानी कि लो लेवल फाइलों से बात करना शुरू करता है। तो अगर तुम्हें मान लो नोड के थ्रू किसी भी प्रोसेस को चलाना है तो तुम बाइंडिंग मेथड से चला सकते हो, चाहे वो क्रोम का प्रोसेस है या किसी का भी। लेकिन तुम्हें इंटरनली पता होना जरूरी है कि क्रोम कि कौन सी किक स्टार्ट फाइल है जिसको तुम चलाओगे। ऐसी जब तुम्हें किसी प्रोसेस को किल करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए उसकी किक स्टार्ट फाइल कौन सी है, लेकिन तुम किसी प्रोसेस को ऑपरेट कर सकते हो उसके थ्रू, कॉल लगा सकते हो, ठीक है? ओके। हाँ जी, ज्यादा बात समझ आ गई? और किसी को डाउट? और किसी को कोई क्वेरीज के अंदर? ठीक है जी, तो आगे बढ़ जाए। तो हमने पिछली क्लास में ग्लोबल के बारे में देख लिया, यानी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स देख लिया। आज हम देखने वाले मॉड्यूल्स के बारे में, पहले कि मॉड्यूल्स कैसे यूज करते हैं। तो मॉड्यूल्स पता है पहले, तो इसको समझते हैं। नोड कोड्स में जाते हैं, यहाँ जाकर मैं राइट क्लिक करके एग्जाम्पल बनाता हूँ 1.js, और यहाँ बनाता हूँ मैं 2.js, ठीक है। अब JS की JS से बात कराना सीख रहे हैं कि दो JS आपस में कैसे बात कर सकती है।
तो अगर मैं 1.js पे बैठा हूँ तो सपोज मैंने यहाँ पर जाकर, सपोज मान लो मैं यहाँ से कॉल लगाना चाहता हूँ 2.js को, तो 2.js पे जाकर सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन शो, ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं फंक्शन शो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो सपोज मेरे पास यहाँ where a 100 आया, where b 200 आया, where c a+b किया मैंने और रिटर्न कर दिया c को, सपोज मैंने ये लिख दिया। तो ये फंक्शन का स्कोप कहाँ तक है, विद इन दिस फाइल। अब मैं अगर इसे बाहर निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास मॉड्यूल नाम से एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स नाम से, और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो भी मैं फंक्शन लिखूंगा वो अवेलेबल हो जाएगा बाहर। तो समझ लो इनडायरेक्टली पब्लिक जैसा काम करने लग जाएगा। तो जैसे मैं लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू शो, तो अब क्या हुआ, ये फंक्शन बाहर आ गया। अब जब ये फंक्शन बाहर आ रहा है तो अब 1.js इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं 1.js पे जाता हूँ और 1.js पे जाके ऐसे लिखता हूँ const fn, और यहाँ एक वर्ड आ गया नया रिक्वायर। तो रिक्वायर हमारे पास एक फंक्शन है और उस पर जाकर अगर मैं लिख देता हूँ ./2, इसका मतलब मैंने किसे रिक्वायर कर दिया, 2 को। 2 को जब मैंने रिक्वायर किया तो 2 के अंदर कौन सा फंक्शन आपने बाहर निकाला था, शो। तो शो एक्सपोज हो गया। अब वो एक्सपोज हो गया तो आप उसे कॉल लगा सकते हैं। तो अब मैं जाकर ऐसे लिखता हूँ fn और 100 200, तो इसका मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो लेट से मेरे पास रिजल्ट आ गया, लेट रिजल्ट, एंड देन आई कैन प्रिंट दिस रिजल्ट console.log रिजल्ट इज कॉमा रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा दिया। अब अगर हम इसे टेस्ट करते हैं यहाँ पर जाकर, तो देखो यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम पहुंच जाते हैं, हमने बनाया था एक नोड कोड्स नाम का फोल्डर, और इसमें जाके मैं लिखता हूँ node 1.js। आपको दिखेगा रिजल्ट इज 300, इसका मतलब जेएस से बात करने लग गई है। तो अब नई बात आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए सबके, कि अगर जेएस को जेएस से बात करानी है तो दिस इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए फंडामेंटली रूल क्या बनता है कि आप एक जेएस फाइल बनाओ। तो सपोज x.js फाइल बना दी और दूसरी जेएस फाइल बनाओ जिसमें हम उसे यूज करने वाले हैं, y.js फाइल बनाई। तो अगर x.js अपने किसी फंक्शंस को चाहता है कि वो बाहर निकले, तो उसे ध्यान रखना होगा कि वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वर्ड यूज करे और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में जाके उस फंक्शन का नाम स्पेसिफाई कर दे, ठीक है। तो जैसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स fn हुआ तो अब वो यहां जाके क्या कर सकता है, अब वो यहां जाकर रिक्वायर कर सकता है, ठीक है। अब जब वो रिक्वायर करता है तो किसको रिक्वायर कर लेता है, एक्स फाइल को, ठीक है। तो जब उसे रिक्वायर किया तो वो यहाँ जाता है इस एक्स फाइल में, इसमें जाके देखता है किस पे आपने एक्सपोर्ट लगाया है। जिस पे एक्सपोर्ट लगाया है वो फंक्शन बाहर आ जाता है। अब उस फंक्शन को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने कॉन्स्ट मान लो z इक्वल टू ऐसा करते हैं, तो z में क्या आ गया, z में आ गया fn, क्योंकि आपने fn को बाहर निकाला है तो ये यहाँ आ गया मेरे पास z में। अब मैं बिकॉज z एक फंक्शन तो मैं उसे कॉल लगा सकता हूँ इस तरीके से। सो इट मीन्स आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। हाँ जी, सबको बात समझ में आई है। तो बस नई बात क्या है कि जैसा जैसा कोड लिखते थे वो तो वैसे लिखो, बस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दो और उसमें जो भी आप वेरिएबल एक्सपोर्ट करोगे वो बाहर एक्सेसिबल हो जाएगा, किसके थ्रू, रिक्वायर के थ्रू। तो रिक्वायर असल में क्या है, रिक्वायर एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल है, ध्यान सुनना, रिक्वायर एक फंक्शन जो कि ग्लोबल है, क्योंकि रिक्वायर को रिक्वायर नहीं कर रहे हैं। और मॉड्यूल असल में क्या चीज है, मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर एक्सपोर्ट्स क्या चीज है, तो एक्सपोर्ट्स भी एक ऑब्जेक्ट है, तो नेस्टेड है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, इसे चेक करने का तरीका देखते हैं। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आई है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को बाहर निकालना है तो दिस इज द वे आउट, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे एक से ज्यादा एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक से ज्यादा एक्सपोर्ट, दिस इज पॉसिबल, हमें लगाया सकता है। देखेंगे कैसे, अभी तो पहले एक बेसिक फंडामेंटल समझ आए कि यार रिक्वायर क्या कर रहा है ये समझ आ जाए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है ये समझ आ जाए, एक फंक्शन में हमने समझ लिया। और अब एक बार ये देख ले कि एक्सपोर्ट क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको टर्मिनल ओपन करना चाहिए। यहाँ जाकर हम यहाँ जाके टाइप करते हैं द थिंग इज नोड। आप सबको पता है नोड का शेल खुल जाएगा यहाँ से। अब मैं नोड का शेल यूज करके यहाँ पर मॉड्यूल लिखता हूँ तो आपको दिखेगा कि मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट है। और बेटर ये है कि आप टाइप ऑफ मॉड्यूल से पता लगा। तो अगर आप टाइप ऑफ मॉड्यूल देखते हो तो समझ आता है ये ऑब्जेक्ट है। और अगर आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी छापोगे तो आपको दिखेगा इट्स अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, देख रहे हो ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पर भी टाइप ऑफ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द सीन। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ रिक्वायर करते हैं तो ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये सब ग्लोबल है, तो इसका मतलब ग्लोबल की लिस्ट में हमारे पास नई चीज ये भी जुड़ गई कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और रिक्वायर, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिक्वायर कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कभी बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमें एक से ज्यादा फंक्शन को बाहर भेजना हो। तो गुड प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप एक से ज्यादा फंक्शन को बाहर भेज रहे हो तो बेटर है आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो जैसे कि मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा
और इसके अंदर मैंने फंक्शंस बनाकर छोड़ दिए ऐसे मल्टीपल, ठीक है, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। अब इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल दो, बेटर ये है। तो अगर हम यहाँ जाकर लिख देते कंसोल डॉट लॉग आई एम ऐड, और यहाँ लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग आई एम सब्ट्रैक्ट, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो गुड प्रैक्टिस क्या हुई, जब मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जाके ओबीजे को बाहर निकाल दो। तो अगर मैंने ओबीजे को बाहर निकाल दिया तो ओबीजे गया तो इसको अंदर ऐड भी चला गया, सब्ट्रैक्ट भी चला गया। अब अगर हम ये सोचें कि एफएन में क्या आ रहा है, एफएन में ऑब्जेक्ट आ रहा है पूरा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अब मैं इसे कॉल लगा सकता हूँ, इसे कमेंट कर देते हैं पुराने रेफरेंस के लिए। तो अब मैं उसे कॉल लगा सकता हूँ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ये कॉल लग गया, और ऑब्जेक्ट डॉट सब्ट्रैक्ट, ये कॉल लगा दिया। क्लियर करते हैं इसे, node1.js दोबारा लिखते हैं, और आई एम ऐड आई एम सब्ट्रैक्ट दोनों चल गया। मेक सेंस? हम ऐसा कर सकते हैं, रिकमेंडेड यही है कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को करो। आप कर उसको भी सकते हो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप खुद जाकर लिखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर जाकर आप क्या लिख लो, यहाँ पर जाकर आप एक नाम दे दो, जिसमें नाम दे दिए FN शो। इसका मतलब मैंने यहाँ पर की बना दी, क्योंकि हम इसे नहीं भूलना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक्सपोर्ट्स एक ऑब्जेक्ट है तो FN क्या बन गई, उसकी की बन गई, ठीक है ना। और उस की में क्या डाल दिया, शो डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर ऊपर क्या चला गया उसका ओबीजे, लेकिन उसके अंदर एक और की बन गई जिसके अंदर क्या चला गया, FN। ये बात आप चेक कर सकते हो कैसे, कंसोल डॉट लॉग और इस ओबीजे को प्रिंट करके। जब आप इस ओबीजे को प्रिंट करते हैं यहाँ से, तब देखते हैं, देखो तो जब हम ओबीजे को प्रिंट करते हैं देखो ऐड मिलता है, सब्ट्रैक्ट मिलता है, और साथ में कौन मिलता है, FN में मिलता है, क्योंकि हमने FN नाम की की डाल दी। तो हमने कुछ ऐसा किया, उस ऑब्जेक्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट तो डाली, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट नाम की की तो डाली दी है, साथ में किसकी डाल दी, FN भी। तो अगर अब मुझे इसे चलाकर देखना है तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट FN, और उसके अंदर कुछ वैल्यू जो हमें स्पेसिफाई करनी है, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। और अब इसे टेस्ट करते हैं, ये चल गया, 300 आने लग गया। आई होप ये सबको समझ में आई ये बात कि ये कैसे काम कर रहा है। तो बहुत आसान है अगर दिखा जाए तो। देखो इसमें कोई डाउट गाइस, ये सबको डाइजेस्ट हुआ, मॉड्यूल कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब सीखने वाली बात क्या है कि जेएस में हम जेएस को जेएस से नहीं बुला पा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम जेएस को जेएस से टॉक करवा रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबल नाउ, ठीक है। 1.js इज टॉकिंग टू द 2.js, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई है। इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसे। सर हर जेएस के पास अपना मॉड्यूल हुआ है। हाँ मतलब मॉड्यूल तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना यार, हर जेएस के पास कैसे हम बोले, हम ये बोले ना कि मॉड्यूल इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। बिकॉज इट इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट तो अब आप इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। जैसे अंडरस्कोर डीआर नेम किसी भी जेएस में यूज किया सकता है ना। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई बात। बोलो सर। जैसे आपने ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन पास करके एक्सपोर्ट करा, तो जब हम उसे कॉल करते हैं तो सारे फंक्शंस एक साथ लोड होते होंगे ना, या जो हम यूज कर रहे हैं वही लोड होता होगा? नहीं नहीं, देखो जैसे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करा, लोड तो पूरा ऑब्जेक्ट हो चुका है ना यार, क्योंकि मैंने रिक्वायर कर लिया तो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब बिकॉज पूरा ऑब्जेक्ट आ गया तो इन्वोकेशन जब होगी तब स्टैग में जाएगा, समझना। जब इन्वोक होगा तो स्टैग में जाएगा। मेमोरी में तो पड़ा ही है, बस इन्वोकेशन नहीं हुई है उसकी। इसका मतलब समझो उसका ब्लूप्रिंट पड़ा है बस मेमोरी में एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाएंगे सारे, मतलब। हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो आपके पास आ गए, ठीक है। तो सर गुड प्रैक्टिस यही होगी फिर? हाँ, ये गुड प्रैक्टिस है, बिल्कुल बिल्कुल यही गुड प्रैक्टिस है जो मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर। यही गुड प्रैक्टिस है, हमें दिख जाएगी जब हम इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करेंगे, वो भी हमें ऑब्जेक्ट ही देगा, समझ रहे हो। बेसिकली रिक्वायर मतलब क्या काम है, वो काम कैसे करता है एक बार? हैश इंक्लूड studio.h का क्या काम है, आप ये बताओ मुझे। हैश इंक्लूड studio.h क्या करता है असल में? उसी का तो सिनोनियम नेम है सर डायरेक्टिव है। हाँ, तो डायरेक्टिव उसका पर्पस क्या, लेकिन उस डायरेक्टिव का लाइब्रेरी को लोड करता है ना। यस सर। ठीक है, ये भी वही काम कर रहा है, ये जेएस को लोड कर रहा है मेमोरी में, तो डिपेंडेंसी लोड कर रहा है। इसका मतलब पहले हमारे पास डिपेंडेंसी हम लोड नहीं कर पाते थे, अब हम रिक्वायर्ड से वो डिपेंडेंसी लोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्यों चाहिए, रिक्वायर के अंदर जो भी लिखेंगे वो अब हमारी जेएस फाइल उसको यूज कर सकती है। इसका मतलब अब थॉट प्रोसेस ये है कि इनडायरेक्टली हमारे पास अब एप्लीकेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि लेट्स से हमारे पास कोई डेटाबेस है। अब सपोज मैंने आपको बोला कि आप डेटाबेस पे CRUD ऑपरेशन बनाओ, तो आपने नोड में जाकर लॉजिक लिखा कि डेटाबेस में CRUD मैंने लिख दिया जी, ठीक है जी। अब CRUD में जो आपने कोड लिखा तो आप समझो कि यहाँ आपने 4 फंक्शंस बनाए होंगे। इन 4 फंक्शंस को मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे दो, मैं लॉजिक लिखूंगा नोड में।
तो इसे हम समझ लेते हैं ये डीबी लॉजिक हो गया। नाउ आई वांट टू राइट बिजनेस लॉजिक, तो मैं कहता हूँ मेरे को इसके ऊपर कुछ बिजनेस लॉजिक भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अपने फंक्शंस बना दिए बिजनेस लॉजिक के। ये फंक्शंस जाकर इन फंक्शन से बात करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रिक्वायर करेंगे इसको। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा ताकि बाहर पहुंच सके फंक्शंस। तो इसको अंदर एक्सपोर्ट करने का मतलब हमने इनडायरेक्टली फंक्शंस को क्या बना दिया, पब्लिक, ठीक है, ताकि वो बाहर रिक्वायर हो सके। तो इसने इसे रिक्वायर कर लिया। अब सपोज ये रिक्वायर होके जो डेटा आया, इसके ऊपर उस डेटा को मेरे को जेसन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जेसन ट्रांसफॉर्म के लिए भी मैंने क्या किया, एक और नोड में जाकर जेएस लिख दी। तो ये भी एक जेएस है, ये भी एक जेएस है, ये भी एक जेएस है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका कोड सेग्रीगेट हो गया। अब ये जेएस इसे कॉल लगा देगी, इसने भी क्या किया होगा, अपने लेवल पे एक्सपोर्ट किया होगा। तो ये अपने लेवल पे क्या करके बैठा होगा, रिक्वायर करके बैठा होगा। तो आप सोचो ना कि अगर एक बड़ी एप्लीकेशन बनानी है तो हमें जेएस की जेएस से टॉक करानी होगी, और टॉक कराने के लिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक्सपोर्ट, और क्या मिल रहा है हमें, रिक्वायर, ताकि हम उसे इंपोर्ट कर सके। तो इसलिए आप समझो कि एक्सपोर्ट ने तो बाहर ले आया, और इंपोर्ट जो है वो बन गया क्या, रिक्वायर। इसके पास इंपोर्ट वर्ड नहीं था, दैट्स व्हाई उसने क्या बनाया, रिक्वायर वर्ड बना दिया। ठीक है, तो अगर आप में से कोई सी बैकग्राउंड का है तो समझे कि हैश इंक्लूड है, कोई जावा बैकग्राउंड का है तो समझे ये इंपोर्ट है। तो जो ये कर रहा है वही हमारे लिए कौन काम कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है। ठीक है जी, रिक्वायर की जो फंक्शनैलिटी लेकर आए हैं, ये लेकर आए कॉमन जेएस से। तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है कॉमन जेएस, जो इंटरनली यानी कि नोड जेएस जिस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है वो कॉमन जेएस को यूज करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नोड जेएस में मॉड्यूलरिटी, क्योंकि हम मॉड्यूलरिटी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मॉड्यूलरिटी कैसे अचीव हो रही है, तो आप बोल रहे हो बिकॉज ऑफ कॉमन जेएस अचीव हो रही है। मेक सेंस? ठीक है, तो कॉमन जेएस इज अ लाइब्रेरी फॉर प्रोवाइडिंग दिस एक्सपोर्ट एंड रिक्वायर फीचर। तो नोड के पास नहीं था ये फीचर, नोड ने इससे बोरो किया है। ठीक है, तो यहां से वो बोरो करके ले आया इस फीचर, ताकि जेएस कैसी हो जाए। इसका मतलब ध्यान से देखो, जेएस कैसी हो गई, जेएस ऐसी हो गई जैसे सी में होता है, जावा में होता है, मॉड्यूलरिटी आ गई। मॉड्यूलरिटी मिसिंग थी, वो हम ले आए यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ तक डाइजेस्ट है सबको बात? देखो कोई डाउट इसके अंदर गाइस? अनमोल क्लियर हो गई बातें कि रिक्वायर क्या चीज है और एक्सपोर्ट क्या चीज है? यस सर, यस सर। और ये समझ आ रहा है कि बड़ी एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए होगा ऐसा, क्योंकि बहुत सारी जेएस आपस में बात करके डेटा एक्सचेंज करेंगे, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पहले हम ये काम नहीं कर पाते थे, हम क्या करते थे, HTML में जाते थे, स्क्रिप्ट टैग लगाते थे, और स्क्रिप्ट टैग लगाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप ध्यान से देखो, जब मेरी ये वाली जेएस चलेगी, फर्स्ट ये जेएस चलेगी, देन डायनेमिकली सेकंड लोड होगी, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायर लगा होगा। देन ये सेकंड आएगी, देन ये रिक्वायर होगी। अब रिक्वायर तो किसी इफ कंडीशन के अंदर भी तो हो सकता है, समझ रहे बात आप? रिक्वायर हो सकता है ना 100 नंबर की लाइन पे लिखूं, जरूरी नहीं है कि सी की तरह हैश इंक्लूड ऊपर जाके लिख दें, या जावा की तरह इंपोर्ट यहाँ लिख दें। यहाँ ये फिजिबिलिटी है, रिक्वायर को जहां मर्जी लिख दो, किसी इफ ब्लॉक के अंदर भी लिख दो। तो इसका मतलब कंडीशनल रिक्वायर होगा ना जाकर। तो इससे फायदा क्या होगा, आप समझो कि अगर ये कंडीशनल रिक्वायर होगा मेरे पास, तो इसका मतलब अगर मैंने ये जेएस लोड करी है, इस जेएस ने जाकर 50वें नंबर की लाइन पे सोचा कि रिक्वायर करना है, तो इसका मतलब शुरू की 50 लाइन तक ये डिपेंडेंसी आई नहीं। लेकिन जब हम HTML बनाते थे तो हम HTML के हेड टैग में ही स्क्रिप्ट टैग लगा कर आते थे। तो उससे क्या होता था, दैट इज अ प्रॉब्लम कि वो पहले ही लोड होके बढ़ जाते थे सारी स्क्रिप्ट्स। इसलिए मैं वर्ड यूज करता था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल नेम स्पेसिंग है। इसका मतलब वहां हम सारी चीजें एक ही जगह पर लोड करके छोड़ देते हैं, या हम नीड बेसिस पे रिक्वायर करते चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करें कि नोड जेएस में हमें मॉड्यूलरिटी का फीचर मिल गया है। तो आप कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स जरूर क्रिएट करते जाओ अपने माइंडसेट में, कि जब हम बात कर रहे हैं नोड जेएस की, तो नोड जेएस का हमने पहला फीचर तो पढ़ा था कि ये सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है ना। लेकिन सिंगल थ्रेड कहाँ पर, इवेंट लूप लेवल पे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, कोई अगर आपसे डीप पूछता है, क्योंकि जब इसे AWS पे लॉन्च करवाऊंगा तो सिंगल थ्रेड से तो ऐसा लगेगा आपको सिर्फ एक ही कोर की मशीन चाहिए, लेकिन नहीं है ना ऐसा। क्योंकि हम सब ने पढ़ा था कि ये इवेंट लूप तो यूज करता ही करता है ना, जो कि जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो सब ये यहीं से रिसीव करता है। तो इसका मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आई वो सब कहाँ लगा जाता है, इवेंट क्यू के अंदर, वहां से पढ़ता रहता है सारी रिक्वेस्ट। लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट में कोई भी ऐसा टास्क आता है, जैसे कि फाइल हैंडलिंग का FS जैसा टास्क, या फिर सपोज मेरे पास कोई ऐसा टास्क आता है जो नेटवर्किंग रिलेटेड स्टफ है,
ठीक है, या फिर मेरे पास कोई और टास्क आता है जिसमें मैं कुछ कैलकुलेशंस भी कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये सारी जो लो लेवल टास्क है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी लो लेवल टास्क है वो असल में हम किसको दे देते थे, याद करो, हम यूज करते थे वर्ड थ्रेड पूल का। तो हम थ्रेड पूल को दे देते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थ्रेड पूल का जो डिफॉल्ट साइज है वो 4 का है। इसका मतलब 4 थ्रेड, इसको मतलब अगर ध्यान से देखा है तो यहाँ पर 4 थ्रेड्स बैठी है ऑलरेडी, और 5वीं थ्रेड कौन सी है, ये। तो इसका मतलब 4 + 1 5 थ्रेड चल रही है मशीन में हमारी, ठीक है। और ये थ्रेड्स असल में कहां से आएंगे हमारे पास, ये सारी थ्रेड्स आएंगे libUV से। मेक सेंस, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम बोल तो रहे हैं कि ये सिंगल थ्रेड है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में, सिर्फ इस कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर देखा जाए तो पीछे वो भी क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग करता ही करता है, ठीक है। और हम थ्रेड पूल को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको कि नोड के लिए अगर आप वर्ड यूज करते हो सिंगल थ्रेड, तो आप इवेंट लूप के कंटेक्स्ट में यूज करोगे। अगर आपसे कोई ऐसे कोई बंदा बैठा वो बोलेगा रियली इट इज अ सिंगल थ्रेड, तो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो सिर्फ यही बात भरी पड़ी है, सब लोग बोल रहे हैं सिंगल थ्रेड है। लेकिन मैंने आप लोगों के दिमाग में डाला नहीं, पूरी तरीके से सिंगल थ्रेड नहीं, मल्टी थ्रेडिंग होती है यहाँ पर, बिहाइंड द सीन libUV में हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ नोड के कंटेक्स्ट में देखो कि नोड के इन्वायरमेंट के अंदर libUV को साइड कर देते हैं, तो नोड के इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड, ठीक है जी। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है। इसके साथ साथ एक बात और समझना, जो बहुत सुपर लो लेवल टास्क है, सुपर लो लेवल का मतलब ये है जैसे कि नेटवर्क टास्क है, वो बहुत सुपर लो लेवल है। सुपर लो लेवल टास्क हमेशा ओएस की एसिंक थ्रेड ही चलाती है। तो ओएस के पास भी क्या है, एसिंक थ्रेड्स है। लेकिन अगर एफएस की बात करें तो एफएस सुपर लो लेवल थ्रेड नहीं है, इसलिए उसे हमेशा libUV ही चलाता है। तो इसका मतलब जब मैं आपको फाइल हैंडलिंग कराऊंगा तो उसकी जितनी भी थ्रेड्स बनेंगी वो सब कौन बना रहा होगा, libUV बना रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं 4 से ज्यादा फाइलें खोलने की कोशिश करूंगा तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो अगर हम 10 फाइलें खोलकर पढ़ना शुरू कर दें तो स्लो कर देगा इस प्रोसेस को। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग में 100 कनेक्शंस भी खोल दूं तो वो सब के सब किसको डाइवर्ट होंगे, ओएस को। तो यहाँ पर एक ही थ्रेड यूज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जितने भी सुपर लो लेवल थ्रेड टास्क होंगे वो हमेशा किसके पास चले जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। बाकी सारी चीजें कौन हैंडल कर लेगा, libUV हैंडल कर लेगा। और जितनी भी ऊपर लेवल की कैलकुलेशन है वो इवेंट लूप हैंडल कर रहा है। ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ के बैठे हैं। दूसरा पॉइंट में इसके साथ साथ आप सबके दिमाग में डाल रहा हूँ जो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो हमें ये बात समझ आ गई कि इसके पास मॉड्यूलरिटी का फीचर भी। तो ये इंट्रो में जब बात करो यार किसी से, तो क्या वर्ड्स बोलोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि नोड.js है क्या, तो आपने पहला वर्ड तो बोल दिया सिंगल थ्रेड है, उसके अंदर की साइंस भी समझाई, कहाँ हमें सिंगल थ्रेड बोल रहे हैं, बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा है। साथ में आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब आपने समझाया कि नाउ JS कैन टॉक टू अनदर JS, और JS डिपेंडेंट हो गई है दूसरी JS के ऊपर। एक ही ग्लोबल नेम स्पेस में सब कुछ लोड नहीं हो रहा, नीड बेसिस पे हर चीज को लोड कर रहे हो। तो इससे फायदा क्या रहेगा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहेगी मॉड्यूलरिटी की वजह से। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट है बातें। अब हम मॉड्यूलरिटी जो हमने अभी अपने में करके देखी है कि हमने एक JS की दूसरी JS से बात करा दी है, हम क्या करते हैं यही चीज देखते हैं नोड के अंदर कि क्या नोड भी ऐसे यूज करता है। जैसे अभी अभिषेक ने पूछा कि ये तो सारे फंक्शन लोड हो जाएंगे, है ना। मैं बोल रहा हूँ फंक्शन लोड ही तो हो रहे हैं। फंक्शन लोड होने का मतलब क्या, सिर्फ फाइल ही तो लोड हुई है, कॉल थोड़ी है। फंक्शन कॉल होंगे तब टेंशन है, तब प्रोसेसिंग पावर जाएगी। लोड होंगे यानी कि अगर हम लोड करने की बात करें, अगर हम एक 1.js को लोड करें तो केबी में लोड होगी, बाइट्स में लोड होगी। तो अगर आप ये भी समझो कि अगर आप कोड लिखते भी हो और बहुत बड़े से बड़ा भी कोड लिखते हो, तो एक बार हम यहाँ जाते हैं, देखो इस लोकेशन में जाते हैं। अगर आप इसका साइज देखो अपनी फाइलों का, तो 161 बाइट्स, 249 बाइट्स, 979 बाइट ऐसा साइज है। तो चलो हम इस पे भी चले जाते हैं जो हमने टू डू ऐप बनाई थी। तो अगर हम टू डू ऐप पे भी चले जाए तो टू डू ऐप में हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो स्क्रिप्ट्स में control.js बहुत बड़ा था, और वो इतना बड़ा कोड था तो वो भी 5 KB का था सिर्फ, ठीक है ना। तो इससे समझ आ रहा है कि अगर वो JS आती भी है मेमोरी में तो बहुत ह्यूज मेमोरी लेके जा रही हो, ठीक है। और वो वन टाइम कॉस्ट है। वन टाइम कॉस्ट का मतलब एक बार आके बैठ जाएगी मेमोरी में, बस चलेगी कब, जब आप उसे कॉल लगाओगे। तो यही बात मैं समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ कोर। तो एक मिनट यहाँ से एक बार ऐसे टिक कर देते हैं कोर। तो मैं करता हूँ कोर demo.js, इससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, देखो मैं सिखा रहा हूँ कि इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर वो इंटरनल सिस्टम भी हमारे से काम कर रहा है तो गड़बड़ी नहीं है ना कुछ। तो अगर मैं जाकर ऐसे लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, और लिखता हूँ fs, और लिखता हूँ रिक्वायर और fs, तो ध्यान देना fs नाम का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है फाइल सिस्टम, इसलिए इन शॉर्ट बोलते हैं fs। इसके थ्रू हम फाइलों को पढ़कर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जब मैं fs यूज कर रहा हूं तो आपको क्या मिलेगा, आप इसे जाकर, अगर हम यहाँ जाकर ऐसा करते हैं तो इस जगह जाते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं हम रिक्वायर fs, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं चेक करवा देता हूँ पहले। तो कॉन्स्ट एफएस ये आ गया। अब टाइप ऑफ एफएस हमने चेक करके देख लिया, तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई कि एफएस असल में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हो तो आपको दिखेंगे बहुत सारे फंक्शन है, देख रहे हो, ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो यहाँ से आती है। तो इसका मतलब उन लोगों ने भी क्या कर रखा है एफएस के अंदर, दे हैव डन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करके बैठे हैं। तो ये सवाल ही खत्म हो गया कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर देंगे तो हैवी हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिया इस तरीके से। अब अगर आपको इसमें से ऑब्जेक्ट में से कुछ चीजें लेकर आनी, कुछ चीजें नहीं लेकर आनी, तो ध्यान देना जरा, ये बात पढ़ा चुका हूं मैं कि ऑब्जेक्ट में से कोई चीजें निकालनी है, सारी चीजें नहीं निकालनी। तो उसके लिए आप लोगों ने फंडा पढ़ा था, याद करना, डीस्ट्रक्चरिंग का जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर जाते हैं और ऐसा लिख कर देखते हैं, देखो यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट आईडी 1001 नेम राम सैलरी ऐसा, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई किया। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें से सिर्फ आईडी और सैलरी निकाल के दे दो मेरे को, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वेयर आईडी कॉमा सैलरी इक्वल्स टू ओबीजे। तो क्या होगा इससे, आईडी में जाके देखो आईडी आ गया, सैलरी में जाके देखो सैलरी आ गया। सबको मेरी बात समझ में आती है? तो इससे आपने क्या किया, आपने देखो ध्यान देना, आप लाए तो पूरा ऑब्जेक्ट ही, अगर आप ध्यान से देखो तो आप लाए तो पूरा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में से क्या निकाल लिया, सिर्फ पर्टिकुलर चीजें। तो कई जगह आपको इसकी जगह ऐसा सिंटैक्स भी दिखा, देखो कैसे सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या रिक्वायर टू, तो आप सबको पता है आया तो ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, यानी लिखता हूँ कॉन्स्ट और ब्रैकेट में उस फंक्शन का नाम ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी की है, और यहां जाके लिखता हूँ रिक्वायर और टू, ठीक है। तो अब क्या होगा, टू ने ऑब्जेक्ट दिया होगा, उस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर दिया मैंने, ध्यान से, डीस्ट्रक्चर कर दिया। अगर मैंने इसे डीस्ट्रक्चर कर दिया, सो नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस थिंग, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे सिर्फ क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा ऐड, ये लगाया मैंने ऐड को कॉल, ये लगाया मैंने सब्ट्रैक्ट को कॉल, ठीक है। ये सब कुछ जेएस से इंस्पायर्ड है। तो हम यहाँ गए, देखो आई एम ऐड, आई एम सब्ट्रैक्ट। तो आप में से कोई ये नहीं बोल सकता ना सिंटैक्स को देख के, लाइन नंबर 2 को देख के, कि ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। ऑब्जेक्ट तो आया था, लेकिन ऑब्जेक्ट में से हमने डीस्ट्रक्चर करके सिर्फ वही चीजें निकाली जो हमें चाहिए। मेक सेंस, समझ में आई सबको बातें? तो आपको ऐसे दोनों तरीके के सिंटैक्स दिखेंगे, ऐसा भी दिखेगा कई जगहों पे और कई जगहों पे ऐसा भी दिखेगा। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए, अगर मैंने एफएस निकाल लिया तो इसका मतलब मैंने एफएस में से मतलब पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लिया तो मेरे को पता है एफएस डॉट रीड फाइल अगर मैं लिखूं तो मैं फाइल को रीड कर सकता हूँ। तो दिस इज द वे टू रीड अ फाइल। तो जैसे मैं लिखा एफएस डॉट रीड फाइल, तो अब मैं फाइल सिस्टम से जाकर रीड करके आ सकता हूँ। नाउ द libUV कम इन द पिक्चर, तो libUV आ गया इस टाइम पिक्चर में। अब अगर मैं लिखा एफएस डॉट रीड फाइल तो वो जाकर फाइल को रीड करने जाएगा। कौन सी फाइल रीड करना चाहते हैं, यहाँ जाते हैं अंडरस्कोर डियर अंडरस्कोर फाइल नेम लिख देते हैं। तो आप सबको पता है इससे क्या होगा, करंट फाइल कौन है, core demo.js, ये मेरे पास आ जाएगी। अब जब भी रीड फाइल करता है तो ध्यान देना इस बात पे, वापस इसी डायग्राम पे आते हैं, इसलिए मैं डायग्राम खींचा था। इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप कहता है ठीक है भाई मेरे को libUV की तरफ ट्रांसफर कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर कर देता हूँ अपना इवेंट, यानी कि इसे बोलता हूँ कि इवेंट लूप को जा भाई रजिस्टर्ड हो जा इसके पास, और इसकी थ्रेड को कॉल लगा दे। ये थ्रेड जाकर अपना काम करने चली जाएगी, यानी कि फाइल हैंडलिंग वाला जो भी काम करना होगा एफएस वाला वो करते रहेगी। लेकिन मैं इसके साथ एक ध्यान देना, मैं इसके साथ एक कॉल बैक अटैच करके आ जाऊंगा। कॉल बैक अटैच करने मतलब मेरा इवेंट लूप बिजी ना रहे, इवेंट लूप आगे बढ़ जाए, उसको अगर और कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो करता रहे, वो वेट ना करे कि भाई libUV से डेटा आएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉल लगा के बैकग्राउंड थ्रेड को दे दिया, इट इज लाइक अ कुक। तो मैंने कुक को बोल दिया कि जा भाई बना चीजें, लेकिन मेरा वेटर इज नॉट बिजी, मेरा वेटर फ्री हो चुका है, मैं अपने कॉल बैक अटैच करके आता हूँ, जब भी डेटा आएगा मेरे को डेटा दे देना। तो यही थॉट प्रोसेस हम यहाँ लगाते थे। तो मैं लिखा अंडरस्कोर फाइल नेम, अब इसके साथ में यहाँ पर क्या लगाता हूँ, अपना कॉल बैक। तो कॉल बैक यहाँ लिख दिया हमने, तो दिस इज माई कॉल बैक। अब इस कॉल बैक का एक हमेशा तरीका है कि पहला आर्गुमेंट हमेशा एरर होता है। इसका मतलब ये कि अगर फाइल को रीड करने गए वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है या आपको परमिशन नहीं है तो एरर आ जाएगा, नहीं तो कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, मैंने इंग्लिश में सही नाम रख दिया एरर और कंटेंट। आप ABXY कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना है कि जब भी हम रीड फाइल करेंगे तो रीड फाइल जो फंक्शन जिस तरीके से डिजाइन है वो ऐसे डिजाइन है कि रीड फाइल में पहले हमें क्या देना होता है, फाइल का पाथ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और फिर जो दूसरा आर्गुमेंट है ये जो पूरा आर्गुमेंट आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल बैक। ये भी याद रखना है। तो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। इसका मतलब क्या है, जब ये रीड कर लेगा, बिकॉज इट इज टेकिंग सम टाइम टू रीड, तो ये तो जाकर किसको बोलने वाला है, इट इज गोइंग टू टॉक टू लो लेवल लेयर, यानी कि वो जाकर libUV से बात करने वाला है। libUV का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाओ जाके रीड करके आओ।
सो दिस इवेंट लूप इज गेट फ्री. इफ इट इज गेट फ्री तो इसका मतलब वो यहाँ वेट नहीं कर रहा होगा इसका डेटा लाने का. तो इट मीन्स अगर मैं इसके नीचे कुछ भी लॉजिक लिखूंगा तो वो उसे चलाएगा. ठीक है जी. इसका मतलब अगर मैंने ये लॉजिक लिखा है आप सबके सामने और console.log लिखा है तो ये क्या कर रहा होगा, ये इससे चला रहा होगा. तो C is C. तो आई मीन जैसे मैं लाइन नंबर 2 चलाया है तो आप कोड देखो कैसे चल रहा होगा. लाइन नंबर 1 कौन पढ़ेगा, इवेंट लूप ही. ध्यान देना इवेंट लूप इसे पढ़ेगा क्योंकि ये लाइन कैसी है, सिंक्रोनाइज्ड लाइन है. तो जितनी भी सिंक्रोनाइज चीजें होंगी वो इवेंट लूप पढ़ लेगा. तो इसने पढ़ा, फिर वो यहाँ गया लाइन नंबर 2 पे. लाइन नंबर 2 पे जाते ही उसे समझ आया ये तो libUV का काम है. तो उसने libUV को दिया और साथ में क्या अटैच कर दिया अपना, ये कॉल बैक. libUV को पकड़ा दिया कि भाई जब फाइल रीड कर ले तब आ जा. तो ऐसा करके वो यहाँ पहुंच गया सीधा. तो ये भी सिंक टास्क है, ये भी सिंक टास्क है, ये भी सिंक टास्क है, ये भी सिंक टास्क है. तो इवेंट लूप बिजी हो गया ये सब करने में. और इतने में इसने अपना डेटा पढ़ लिया. डेटा पढ़ लिया तो आप सबको पता है जब ये कॉल बैक वापस आता है तो वो कहाँ जाके बैठ जाता है, इवेंट क्यू में. तो इवेंट क्यू में जाकर एक कॉल बैक आकर बैठ गया. ठीक है. और जैसे ये वाला टास्क खत्म हुआ उसने कॉल बैक को चांस दे दिया. तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक थ्रेड कौन चल रही है, इवेंट लूप. एक थ्रेड किसकी चल रही है, libUV की. तो 2 थ्रेड जरूरी है. तो एक थ्रेड ये, एक थ्रेड बिहाइंड द सीन दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड थ्रेड. मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ आई? लेकिन अगर हम किसी और प्रोग्राम में बैठे होते तो ये जो libUV की थ्रेड है ना ये हमें खुद चलानी पड़ती है. तो अगर ये काम आप जावा में करना चाहते हो कि जावा भाई अपना प्रोग्राम भी चलाता जा और पीछे से जाकर फाइल भी पढ़ता रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोग्राम जो एडिशन करने का होगा उसे अलग थ्रेड में चलाना पड़ेगा और एक प्रोग्राम जो फाइल को रीड कर रहा होगा उसे अलग थ्रेड में चलाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड थ्रेड है तो हमें ये टेक केयर नहीं करना पड़ता. वी नीड टू जस्ट पास अ कॉल बैक. हाँ जी, डाइजेस्ट है, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लें, कोई बात नहीं समझ में आई तो. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या होगा, अब मेरे को पता है कि कॉल बैक चलेगा, पता नहीं कितनी देर में चलेगा, डिपेंड्स ऑन फाइल का साइज क्या. तो अगर एरर आ गया तो मैं लिख दे इफ एरर दिस इज कॉल्ड ट्रूथ ही. अगर एरर आया तो आई विल से console.log एंड एरर इन फाइल रीड, और जो भी एरर आएगा मैं उसे प्रिंट करा दूंगा. एल्स अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट आ गया. तो मैं लिख दे console.log कंटेंट इज कॉमा कंटेंट. ठीक है. अब इसे चला कर देखते. आई होप सबको समझ में आ गया एफएस कैसे काम कर रहा है. तो अब मैं यहां जाके लिखता हूं नोड और core demo.js. तो ध्यान देना C is 300 दिखा आप सबको, C is 300 आया. देखो C is 300 आने का मतलब क्या, वो यहाँ तो गया है लेकिन उसने libUV को बोल दिया कि भाई जाओ अपनी अलग थ्रेड चलाओ, इतने में ये वाला काम कर दो. C is 300 आया. उसके बाद देखो कंटेंट इज क्या है, बफर आया. इसका मतलब हमें सीधे सीधे क्या समझना है, जब भी हम डेटा रीड करते हैं तो जब भी डेटा पीछे से डिस्क में से आता है तो क्या करता है, डिस्क कहता है कि जब भी मैं डेटा रीड कर रहा हूँ डिस्क में से, तो डिस्क में से जो भी डेटा आएगा उसे पहले मैं स्टोर कर दूंगा किसके अंदर, बफर में. ठीक है. और इस बफर को ट्रांसमिट कर दूंगा आउटपुट दिखाने के लिए. तो इसका अंदर जो कंटेंट आया है वो कंटेंट के अंदर असल में क्या पड़ा, एक बफर, और बफर के अंदर क्या पड़ी है, बफर के अंदर पड़ी है बाइट्स. तो डिस्क में से, यानी कि डिस्क में क्या पड़ी है, डिस्क में पड़ी है फाइल. तो फाइल में से इसने बाइट्स रीड करी है, बाइट्स को बफर में डाला, बफर को कंटेंट को हैंड ओवर कर दिया और उसे दिखाना शुरू कर दिया. ठीक है जी. तो हमें ये बात समझनी है. तो जैसे साहिल मेरे से पूछ रहा है कि भाई कि फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज एरर. यस, इट इज ऑलवेज, हमेशा एरर होगा इन ऑल कॉल बैक फंक्शंस. जितने भी हम कोर मॉड्यूल्स पढ़ेंगे आगे चल के थर्ड पार्टी पढ़ेंगे तो ज्यादा जो थर्ड पार्टी वो भी स्टैंडर्ड बना जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी पे एक छोटी सी गड़बड़ी है, थर्ड पार्टी कोई बना सकता है. अमित बना ले, राम बना ले, श्याम बना ले, कोई बना सकता है. वो हो सकता है कि वो नॉन स्टैंडर्ड बना दे. लेकिन अगर हम इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो हमेशा कॉल बैक में पहला आर्गुमेंट एरर होगा. ठीक है. इसका मतलब ये कि हम कोई भी चीज मंगा रहे हैं तो हो सकता है कि एरर आ जाए. तो एरर इज ट्रीटेड लाइक एन एक्सेप्शन फॉर अस. बाकी सब प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शंस होती है, तो इट इज लाइक एन एरर फॉर अस. और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो हमें प्रोवाइड कर रहा होगा कंटेंट, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा. तो कंटेंट इज लाइक अ रिजल्ट. ठीक है. आई होप सबको बफर का फंडा भी समझ आया है. तो जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा है डिस्क में से पढ़कर, जो भी हम फाइल में से पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से बाइट बाय बाइट ये पढ़ रहा है, तो उस बाइट्स को किस में भर रहा है, बफर में, और फिर बफर को ट्रांसमिट कर रहा है. ठीक है. तो बफर बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो बफर क्या कर रहा है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. जैसे ऐश्वर्य पूछ रहा है कि बफर क्या कर रहा है. तो बफर को ऐसा समझते हुए ऐश्वर्य
कि सपोज इस थॉट को ऐसे समझ यार कि ये जो डिस्क है तेरे पास, ये डिस्क को समझ लेते हैं एक फैक्ट्री है, ऐसे समझ, एक फैक्ट्री है, और उसके अंदर ये जो 10101 है इन्हें प्रोडक्ट्स की तरह समझ, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब सपोज इस फैक्ट्री में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसे सपोज किसी बंदे को उसे मार्केट तक ले जाना है, मान लो ऐश्वर्य को उन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाना है, मार्केट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और सपोज ऐश्वर्य को मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये तेरे को मार्केट में लेके जाना है तो मैं तेरे को, मेरी ड्राइंग बहुत पूर है, तो मैं तेरे को एक बाइक दे देता हूँ, इस बाइक में इस फैक्ट्री का सामान रख ले भाई, और ये सामान जाकर डिलीवर कर दे। अब प्रॉब्लम ये कि जो बाइक है उसके पास उतनी लोडिंग कैपेसिटी नहीं है। सपोज यहाँ पर मेरे पास 5000 प्रोडक्ट्स पड़े हैं और बाइक कहती है कि आई एम ओनली एबल टू पिक वन प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट उठाता हूँ, उसे रखता हूँ अपनी बाइक पे और फिर ट्रेवल करता हूँ 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ट्रेवल करने का मतलब क्या है, ये डिस्क है और जहाँ कंटेंट दिखाओगे वो रैम है। और आप सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि डिस्क यानी कि डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है और रैम के बीच में आप सबको पता होगा कि एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, ये मदरबोर्ड बनी होती है। तो एड्रेस बस या डेटा बस आपके पास है जिससे डेटा ट्रेवल होगा। जब ये डेटा ट्रेवल होगा इस जगह से इस जगह तक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम डेटा रखेंगे यहाँ पर और फिर ट्रेवल कराना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम सपोज यहाँ से एक बाइट पढ़ते हैं, एक बाइट पढ़ते हैं और उसे एक बाइट को यहाँ ट्रेवल कराते हैं, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इट इज लाइक कि मैं बाइक पे एक प्रोडक्ट रखता हूँ, एक प्रोडक्ट को यहाँ पर रख कर आता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर एक प्रोडक्ट रखता हूँ, फिर रख कर आता हूँ। तो इससे बेटर क्या है कि मैं बाइक की जगह क्या करूँ, मैं एक ट्रक रख लूँ, तो मेरे पास एक ट्रक आ जाए और उस ट्रक के अंदर मैं लोड कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने बोला कि इसके अंदर एक बारी में 1000 प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे। तो ये जो ट्रक है इट इज लाइक अ बफर। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फाइल में से डेटा पढ़ रहा हूँ, उसे बफर में भर देता हूँ, तो बफर एक टेम्पररी स्टोरेज है। और इस बार मैं 1000 बाइट्स, समझ लो 1000 बाइट्स को ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब मैं 1000 बाइट्स को यहाँ ट्रेवल कराता हूँ तो इससे फायदा क्या होगा, अगर मेरे को 5000 बाइट्स पढ़नी होगी तो मेरे को सिर्फ 5 साइकिल्स ही लगानी पड़ेंगी। 5 साइकिल्स में मैं 5000 बाइट्स पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही बाइट पढ़ता तो प्रॉब्लम क्या होती, मेरे को 5000 साइकिल लगानी पड़ती है। 5000 साइकिल लगाने से क्या होता है, उसका रीड रेट बहुत स्लो रहता है। आई होप समझ में आई बात कि बफर असल में है क्या। तो बफर का पर्पस क्या हुआ, इट इज जस्ट अ टेम्पररी स्टोरेज। जब भी आप डिस्क में से डेटा पढ़ो उसे बफर में डाल दो और बफर को ट्रेवल करा दो। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको बफर का सपोर्ट देता है। बफर का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो जनरली 8 KB होता है, यानी कि 8 KB का बफर बनता है हमेशा। तो आप इस बफर की साइज को चेंज कर सकते हो, ज्यादा डेटा भेज सकते हो। हम देखेंगे भी कैसे हम डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा अगर आपके पास जाता हो, सपोज मैं यहाँ पर से कोई एक ऐसी फाइल पढ़ रहा हूँ जो लेट से 32 GB की है। मान लो हमने कोई मूवी फाइल ली 4K क्वालिटी की और वो 32 GB की है। अब मैं उसे कैसे ट्रैवल कराऊंगा वो हम देखेंगे अभी। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आई है। तो वापस आते हैं और हमें ये बात भी समझ आएगी बफर आ रहा है। अब आई डोंट वांट टू सी दिस बफर, आई वांट टू सी द डेटा। तो डेटा को देखने का सीधा सा पर्पस ये है कि आप उसे है ना कि प्लस कर दो। अगर आप उसे प्लस कर दोगे तो एक कॉन्कैट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम प्लस करेंगे इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। और अब अगर हम इसे चलाकर देखें तो आपको दिखेगा कि नाउ इट इज एक्चुअली गिविंग व्हाट, इट इज गिविंग द एंटायर आउटपुट। देखा आप लोगों ने, पूरी फाइल छाप दी इसने जो कोड में लिखा था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आप सबको। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी डेटा आया उसको हमने आके प्लस करके कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो बाइट्स जो हमारे पास डेटा आ रहा था इट इज गेट कन्वर्टेड। साहिल का भी क्वेश्चन आ रहा है कि वी नीड टू टाइप कास्ट इन जावा टू रीड कैरेक्टर्स इन फाइल। हाँ वैसे ही कर रहे हैं, प्लस करके हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास जो डेटा आया बफर में से हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया, उस प्लस लगाकर। तो कुछ खास करना नहीं पड़ा हमें, तो कॉन्केट मारा स्ट्रिंग के साथ, इट इज गेट कन्वर्टेड। हाँ जी गाइस, सबको समझ आ गई बात है कि कैसे काम कर रहा है। तो एफएस का पर्पस समझ आया। इसी को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम थोड़ा सा और सोचते हैं, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, कॉन्स्ट और ब्रैकेट में रीड फाइल, ये भी लिख सकता था, इक्वल्स टू रिक्वायर एफएस। तो सिर्फ क्या करता मैं इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे को पूरी एप्लीकेशन में एक इससे ज्यादा फंक्शन नहीं चाहिए तो मैं इस तरीके से मैं करता हूँ। देखो इतने वाले कोड को हम कॉपी करके रख लेते हैं। ये मैंने इसे कॉपी कर दिया, इसे पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और अब मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, रीड फाइल, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उसमें से डी स्ट्रक्चर कर दिया कि इसको रीड फाइल को, ये भी पॉसिबल है। तो हम इसे क्लियर करते हैं, फिर से चलाते हैं, तो देखो आउटपुट सेव आ गया हमारे पास।
ठीक है, अब ऐश्वर्य पूछ रहा है डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है यार अंडरस्कोर फाइल नेम से। ये याद हो हमें अंडरस्कोर फाइल नेम क्या देता था, करंट फाइल की लोकेशन। करंट फाइल की लोकेशन क्या है, codemo.js। तो उसके पास पूरा इस फाइल का पाथ है। तो बैड साइड ये हो सकती थी कोड की कि मैं जाके codemo.js का कॉपी कर लेता पाथ। अगर मैं कर लेता इसका पाथ कॉपी और इसकी जगह ये लिख देता पाथ, तो प्रॉब्लम क्या होती, जैसे अगर आप देखो तो मेरी मशीन का पाथ यूजर अमित है, आप लोगों की मशीन में ऐसा फोल्डर नहीं मिलेगा और ये वाले स्लैशेस भी नहीं चलेंगे। विंडोज में अगर आपको ये लिखना हो तो विंडोज में इस स्टाइल में लिखोगे, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ सी ड्राइव डबल स्लैश, ये वाले डबल स्लैश होते हैं, फिर उस फोल्डर का नाम, फिर नेक्स्ट फोल्डर का नाम, फिर जो भी आपकी फाइल है, ऐसा आप स्पेसिफाई करके आओगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम लोग मैं अपनी मशीन पे चलाऊँ, आप अपनी मशीन पे चलाओ, तो दोनों को पाथ चेंज करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं रहेगा, सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा कोड। अब मैंने जब अंडरस्कोर फाइल नेम लिखा है तो अंडरस्कोर फाइल नेम में क्या किया, उसने बोला कि भाई मैं करंट लोकेशन से, यही उसकी करंट लोकेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो मैं इससे हटा देता हूँ और इसकी जगह, ये पूरे की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ अंडरस्कोर फाइल नेम। तो ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, अंडरस्कोर फाइल नेम क्या करता है, करंट फाइल का पाथ दे देता है। तो करंट फाइल कौन है, कोडेमो, तो उसका पाथ हमें मिल जाएगा अंडरस्कोर फाइल नेम से। ये हम चेक भी कर सकते हैं console.log अंडरस्कोर फाइल नेम प्रिंट करके। ठीक है, तो अगर हम अंडरस्कोर फाइल नेम प्रिंट करके देखेंगे तो हमें दिखेगा, देखो जरा यहाँ जाते हैं जहां पर मैंने प्रिंट किया हुआ, देखो अंडरस्कोर फाइल नेम की वजह से क्या आ गया, उसका पूरा पाथ आ गया निकल कर। अब इससे मेरे लिए फायदा क्या हो, मेरे को कोड में पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, समझ में आई बात है कि कैसे काम कर रहा है। तो ये गुड प्रैक्टिस है, पाथ मत दो कभी आप। हाँ जी, codemo.js फाइल में ही मतलब उसी को रीड करा है, तो कुछ उसी को कभी ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अगर बहुत सारी एसिंक कॉल होंगी तो मतलब उसको रीड फाइल पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रीड करते हो तो रीड जो होता है ना, कभी हमने पढ़ा हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि रीड जो होता है वो शेयरेबल होता है हमेशा, लेकिन जो राइट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो ये वर्ड हमेशा याद रखना आप लोग, जब भी आप राइट कर रहे हो तो सिर्फ एक ही बंदा राइट कर सकता है, लेकिन रीड एन कर सकते हैं। अभी देखो ना, जैसे मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ तो इसका मतलब शेयरेबल है ना, आप सब रीड कर रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन राइट मैं अकेला कर रहा हूँ, तो इसलिए रीड मल्टीपल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, ये बस आपको समझ में आइए। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबके, कैसे काम कर रहा है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? सर मतलब इसमें तो अभी है ना कि हम फाइल पे कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं, बट जो पे फाइल स्टोर्ड है वो मतलब रीड तो वो उसी को कर रहा है, वो फाइल तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, मतलब रीडिंग के टाइम पे। आप क्या कह रहे हो कि आप, हाँ आप जब रीड करो तो फाइल शेयरेबल है ना, तो सबके पास एक ही फाइल है ना अल्टीमेटली रीड करने के लिए, समझ रहे हो। तो रीड में लॉक नहीं लगेगा ना, अगर मैं 10 लोग भी रीड करना शुरू कर दे, इसको मतलब अगर मैं इस कोड को 10 बार भी लिख दूं रीड फाइल को, तो लॉक नहीं लगेगा, बस ये होगा थ्रेड्स खुलेंगी पीछे जाकर। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम इसे रीड करना शुरू करेंगे तो बिहाइंड द सीन इट इज एक्चुअली ओपनिंग द थ्रेड्स। तो ये होना शुरू हो जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, तो इसका मतलब जितने हम रीड करेंगे बार बार तो 4 थ्रेड खुल गए। अगर हम 5वीं थ्रेड खुलेंगे, 6ठी थ्रेड खुलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसी मशीन है जहां पर 4 थ्रेड चल सकते हैं, लेकिन आप वहां 8 चलाओगे, तो क्या करेगा, 4 को चलाएगा, फिर इनको स्लीप करेगा, फिर नेक्स्ट 4 को चलाएगा, फिर उन्हें स्लीप करेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम स्लाइसिंग। उस स्टाइल में चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, हाँ जी, समझ में आई बात है? यस। और सर राइट के केस में भी चलता है ना? राइट के केस में बताया तो राइट एक ही कर सकता है, एक फाइल में सिर्फ एक ही बंदा राइट कर सकता है, 2 इकट्ठे राइट नहीं कर सकते। सर जैसे हम लोग जैसे गूगल ड्राइव जिस ऑपरेशन पे काम करता है या उसमें शीट्स में, तो उसमें मल्टीपल बंदे राइट कर सकते हैं और दिखते हैं चेंजेस, तो वो कैसे मतलब करते हैं फिर? आपने कभी ये ध्यान दिया गिट पे काम कैसे चलता है? हाँ सर, मर्ज करते हैं कोड फिर उसके बाद। हाँ, तो गिट में आपने कभी ऐसा कोशिश करी कि मैं सीधा जाकर राइट करता हूँ, दूसरा डेवलपर सीधा राइट करता है और चल जाएगा? कभी नहीं कर पाता ना, वो भी मर्जिंग करनी पड़ती है एट द एंड आगे। तो जब हम गिट की बात करते हैं तो मैं आपको उसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि गिट पे ओपन है कंसेप्ट, गूगल ड्राइव पे छुपा हुआ है कंसेप्ट। तो ये क्या करते हैं, इन्हें पता है कि भाई अगर गिट एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहां पर सब लोग एक फाइल पे काम कर रहे हैं, सपोज a.js है,
जिसमें सब इकट्ठे काम करना चाहते हैं। तो सपोज एक एक्स डेवलपर है, एक वाई डेवलपर है, एक जेड डेवलपर है। हम ऐसा मान लेते हैं एक एक्स बंदा बैठा, एक वाई बंदा बैठा, एक जेड बैठा, तीनों एक ही फाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ही तीनों अपने लोकल में कॉपी बना लेते हैं इसकी। तीनों के पास अपनी लोकल कॉपीज होती है, ठीक है। तो इसके पास भी लोकल कॉपी है, इसके पास भी लोकल कॉपी है, इसके पास भी लोकल कॉपी। तो व्हेन दे आर डूइंग द चेंजेस, तो जब गूगल पे भी आप काम करते हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, तो आप अपनी लोकल कॉपी में चेंजेस कर रहे हो उस मोमेंट में। लेकिन वो लोकल कॉपी क्या करती है, सिंक होती है इसके साथ। सिंक होने का मतलब वो रीड कर लेती है। रीड तो हो सकता है ना, शेयरेबल है रीड। तो तीनों का कंटेंट रीड करके यहाँ आ गया लोकल कॉपी में। अब जो आपने यहाँ चेंजेस करे, तो इसका मतलब आप सिर्फ चेंज कर रहे थे। जब आप चेंज करने के बाद सिंक करते हो इसको, यानी कि कमिट करते हो इसे, तो वो यहाँ के अपडेट हो जाती है कॉपी में। तो एक बारी में एक चेंज अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप तीनों लोग इकट्ठे भी चेंज मार रहे हो, तो उसके बीच में कुछ मिली सेकेंड गैप होगा हमेशा, ठीक है। तो हमें इल्यूजन नजर आएगा कि हाँ तीनों का कमिट हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है, एक का। क्लियर है आप लोगों को बात? तो इसलिए ये लोकल कॉपी का फंडा है कि पहले लोकल कॉपी में चेंज करो, फिर मास्टर कॉपी में चेंज करो। तभी आप कभी गेट पे देखना, वहां पर ब्रांचेस भी इस तरीके से बनती है। क्लियर है आप सबको? तो सर इस टाइप का अगर करना हो तो मतलब इसके लिए भी नोट्स ज्यादा बेहतर रहेगा ना, मतलब बाकी लैंग्वेज से? हाँ, क्योंकि सिर्फ रीड राइट है सिर्फ, ठीक है। नोट बेटर काम करेगा इस मूवमेंट में, ठीक है जी। मतलब प्योर फाइल हैंडलिंग पे काम है। अगर गिट बनाना है तो उसको मतलब फाइल हैंडलिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बातें? इसमें कोई डाउट? तो हमने रीड फाइल समझ लिया कि रीड फाइल कैसे काम करता है। अब जब रीड फाइल करते हैं तो इसके अंदर हम देखो, इसके अंदर एक आर्गुमेंट और है जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आप जब रीड कर रहे होते हो तो आप इसके साथ एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जिसके अंदर आप इनकोडिंग स्कीम बता सकते हो अपनी। और इनकोडिंग स्कीम में आप बता सकते हो कि भाई मैं किस टाइप का डेटा पढ़ने वाला हूँ। तो कभी बार हमारी फाइल्स होती है जिसके अंदर डेटा पड़ा होता है UTF-8 फॉर्मेट में, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसे। तो अगर आपके पास यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट पड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश ऐसे कैरेक्टर्स भी पड़े हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो इनकोडिंग UTF-8 करके। तो आप इसकी इनकोडिंग स्कीम भी बता सकते हो पढ़ते वक्त, ठीक है। जब आप रीड करते हो फाइल को, जैसे हमने यहाँ पर रीड किया, तो हम ऐसा भी करते हैं, हमारे पास एक और मेथड होता है रीड फाइल सिंक। आप इसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके नाम से बता रहे हैं रीड फाइल सिंक। अगर आप इसे यूज करते हो तो ये स्टाइल में काम करता है। रीड फाइल सिंक लिखो, अंडरस्कोर फाइल नेम स्पेसिफाई करो यहाँ पर, जिस फाइल को, करंट फाइल को रीड कर रहे हो। अब आपको कभी कॉल बैक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंक है, इसका नाम सिंक है। तो ये हमें बदले में क्या देगा, ये हमें बदले में कंटेंट देगा या नहीं देगा। ऐसा हुआ है तो कंटेंट देगा या नहीं देगा। तो अब मैं यहाँ जाकर console.log पे कंडीशन लगा सकता हूँ, अगर कंटेंट आता है, ट्रूथी है, तो कंटेंट प्रिंट कर दो, नहीं आया, कंटेंट फॉल्सी है, तो बता दो एरर आ गया, ठीक है। तो अब एरर दिखाना शुरू, ठीक है। तो ये तरीका है रीड फाइल सिंक का। तो इसके अंदर हमें कॉल बैक की कोई नीड नहीं होती। अब इससे प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो console.log मैं लिखता हूँ आफ्टर सिंक, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ मैं console.log बिफोर सिंक, ठीक है। तो क्या होगा, जब बिफोर सिंक पे हम पहुंचेंगे, आफ्टर सिंक पे तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कंटेंट नहीं आया था। तो उस कंटेंट को बेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सिंक मोड में काम करो। लेकिन अगर यही काम हम यहाँ से दोबारा करते हैं, console.log और यहाँ लिखते हैं async कॉल, ठीक है। और फिर हम यहाँ जाकर लिखते हैं फिर से, आया नहीं कॉपी में, console.log async कॉल एंड्स, ये लिखते हैं। तो अब आउटपुट पे ध्यान देना, आउटपुट को जैसा होगा, बिफोर सिंक चलेगा, उसके बाद ये चलेगा और वेट करेगा जब तक कि फाइल पढ़ने लगती है। अगर इसका मतलब अगर फाइल काफी बड़ी है तो इट इज ह्यूज वेट, ज्यादा बड़ी वेट हो जाएगी, और फिर कंटेंट आएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में इवेंट लूप हैंग हो जाएगी। ध्यान रखना, इवेंट लूप हैंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हैंग हो रही है, बहुत कम मूवमेंट के लिए हो रही है, लेकिन हैंग हो रही है। तो पॉइंटर ये है कि जब वो यहाँ गया, इट्स सिंक। तो सिंक है, तो जब तक ये लाइन नहीं चल जाएगी, अगली लाइन पे आएगा। इस पे क्या, तो ये भी सिंक है। बिकॉज हमारी फाइल छोटी है तो हमें बहुत जल्दी दिख जाएगा आउटपुट, और उसके बाद कंटेंट दिख जाएगा, तो ये भी सिंक है। लेकिन अगर ये फाइल काफी बड़ी हो तो ये अटक जाएगा कोड, और इवेंट लूप अटका रहेगा। क्योंकि हमने कैसे कॉल लगा दी, जैसे सिंक मोड में कॉल लगा दी, तो इवेंट टू वेट मोड में काम तो libUV कर रहा है, libUV कर रहा है, लेकिन libUV पे हमने मॉनिटरिंग लगा दी इवेंट लूप की, कि इवेंट लूप आगे नहीं बढ़ेगा।
तो कभी बार ऐसा होगा हमारे पास रीड फाइल सिंक हमें चाहिए होगा। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें कोई एक एप्लीकेशन आनी है जहाँ पर मेरे पास लोगों के फोन नंबर फाइल में पड़े हैं और पहली स्क्रीन पे फोन नंबर ही दिखाने हैं, तो जब तक फोन नंबर पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। तो दैट्स वाई हम कैसे यूज करेंगे, रीड फाइल सिंक को यूज करेंगे उसके अंदर। वो हमें कंटेंट देगा, तो अगर कंटेंट ट्रूथी है तो कंटेंट दिख जाएगा, नहीं तो मान लेंगे एरर है आपके पास। और आफ्टर सिंक में मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया ये लाइन, तो इसका मतलब ये भी सिंक, ये भी सिंक, ये भी सिंक, तो सब सिंक में चलेंगे। लेकिन जब ए सिंक चलाएंगे तो ये सिंक में चला, उसके बाद ये सिंक्रोनस नहीं होगा, ये सिंक्रोनस है तो ये आगे निकल जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली हमें दिख जाएगा आफ्टर ए सिंक कॉल। इसका मतलब ये कॉल लगा के इसको छोड़ देगा libUV को और वेट नहीं करेगा उसका। मेक सेंस? सबको समझ आ रही बात? तो हमारे पास दोनों वर्जन है, सिंक वर्जन भी और ए सिंक वर्जन भी अपने पास है। तो एक बार से चलाकर देखते हैं कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ जाते हैं, तो अगर हम यहाँ जाके आउटपुट देखें तो देख रहे हो फटाक जैसे आउटपुट आ गया, क्योंकि फाइल बहुत छोटी थी। लेकिन अगर हम आउटपुट को समझें तो देखो आफ्टर, इधर से शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है, देखो बिफोर सिंक, फिर आउटपुट बफर के फॉर्म में, फिर आफ्टर सिंक। लेकिन अगर आप देखो ए सिंक कॉल, फिर इमीडिएटली ए सिंक कॉल एंड्स, आउटपुट नहीं आया, फिर सी इज 300 आ गया, फिर आउटपुट आया। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि वो पीछे से पैरेलली अपना काम कर रहा है। मेक सेंस? तो अगर मैं आप सबको ऐसा बोलूं कि अगर हम किसी फाइल को ए सिंक से पढ़ते हैं, तो मान लो जैसे अभी अनमोल का क्वेश्चन आया था कि हमने रीड फाइल को बार बार लिख दिया है, तो सपोज मैंने रीड फाइल को 3 बार लिख दिया है, तो मैं 3 फाइलें पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या करेगा इवेंट लूप? क्या करेगा इवेंट लूप? बोलेगा कि भाई आप जाकर फाइल को रीड करने जाओ। तो जैसे आप फाइल को रीड करने के लिए गए यहाँ पर से इवेंट लूप पे, तो इवेंट लूप उसी मूवमेंट पे ध्यान देना, जैसे वो इवेंट लूप के पास आएगा, बिकॉज उसे पता है कि कैसा टास्क है, ए सिंक टास्क है, तो उसने हैंड ओवर किसको कर दिया, libUV के थ्रेड पूल को। और उसके थ्रेड पूल में से एक थ्रेड निकलेगी, तो थ्रेड मान लो एक वर्कर की तरह है, और वो जाकर फाइल को पढ़ना शुरू कर देगा। फिर दूसरी थ्रेड की डिमांड करेंगे तो दूसरी थ्रेड निकलेगी, वो भी फाइल को पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बिजी नहीं है, ये फ्री है इस मूवमेंट पे, तो ये भी जाकर इसे पढ़ना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब तीनों क्या कर रहे हैं, ये भी, इस तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, फाइल को पढ़ रहे हैं इस मूवमेंट पे। ठीक है, और ये मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। अगर पीछे से देखो तो आप, तो पीछे जाकर ये मल्टी थ्रेड करके आ रहा है। अब फिर तीनों का जब रिजल्ट आना शुरू होगा, तब हमें रिजल्ट इवेंट लूप के पास भेजा जाएगा कॉल बैक के फॉर्म में, और हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो आइडियली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक फाइल को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, ध्यान देना, एक फाइल को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, तो टोटल कितने सेकंड्स लगा दोगे फाइल को पढ़ने में? सर 1 सेकंड। समझो, इसका मतलब तीनों फाइलें असल में कितनी देर में पढ़कर आ जाएंगे, सिर्फ 1 सेकंड में। दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन अगर यही चीज हमारी कैसे हो रही होती है, सिंक फॉर्म में हो रही होती, यही कोड हम कैसे कर रहे होते सिंक में, तो इसका मतलब 3 सेकंड में पढ़ कर आते हैं फाइलों को। मेक सेंस? सबको समझ आ गई बातें? तो हम यहाँ यही चीज देख रहे हैं। तो हमने अभी जो कोड में देखा कि हम फाइल को कैसे पढ़ सकते हैं, सिंक फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं, ए सिंक फॉर्म में कैसे पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके हमने देखिए। दोनों तरीके के ए पेज एक्सपोज्ड है हमारे पास। हाँ जी, क्या था, क्लैरिटी है सबको? तो हमें समझ आया एफएस बेसिकली कैसे काम कर रहा है। ठीक है सर अभी तो क्या आपने करते हैं, बोला कि libUV जो है वो, सर एक बार वो डायग्राम खोलना कि मतलब जैसे रीड फाइल है वो एसिंक कॉल है, जब जैसे मतलब इवेंट के पास आएगा तो वो libUV को उसको हैंडल करने के लिए दे देगा। बट सिंक फाइल वाला काम भी क्यों libUV कर रहा है, जबकि हाँ हमें पता है कि जो फाइल रीड का काम है वो लिखा ही हुआ, मतलब नेटवर्किंग कॉल वगैरह सारी libUV के पास भी, लेकिन वो एसिंक और सिंक में कुछ डिफरेंशिएट नहीं करता, सारा काम उसे ही करना पड़ता है ना। देखो libUV का काम क्या था, उसका काम था लो लेवल पे काम करना, C++ लेवल पे काम करना। नोड नहीं कर सकता ना लो लेवल पे काम, इसका मतलब फाइल हैंडलिंग लो लेवल काम है ना हमारा, और वो सारे लो लेवल ऑपरेशन में C++ में लिखे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है ना। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, तो आप ये डायग्राम हमने पहले ही पढ़ा है, तो जो भी आप JS कोड लिख रहे हो, उस JS कोड को हैंड ओवर किसको कर रहे हो, Node.js को। ऐसे कर रहे हो ना आप, आपने हैंड ओवर किसको किया, Node.js क्या कर रहा है, Node.js पर 2 लेयर है ना। एक लेयर वो किसको यूज कर रहा है, V8 को। ठीक है, एक ही लेयर किसकी यूज कर रहा है, libUV की। ठीक है, libUV पूरा 100% C++ में लिखा हुआ है। ठीक है, V8 30% ऑफ चीजें JS में लिखी हैं,
70% ऑफ चीजें C++ में लिखी हुई हैं इसकी, ठीक है। Node.js जो हमारे पास है वो 100% JS में लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो ये हमारी JS अंडरस्टैंड कर लेता है इस वजह से। तो इसका मतलब यहाँ जाकर अगर ध्यान समझो तो FS यहाँ बैठा है, ठीक है। तो FS यानी कि फाइल सिस्टम जो अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन फाइल सिस्टम, ध्यान सुनना, हमने JS को कॉल लगाया FS, मतलब JS में जाके FS को कॉल लगाया, तो FS का मतलब फाइल सिस्टम के API मिल गए जो JS में लिखे हुए हैं, वो मिल गए क्योंकि ये 100% JS में लिखा हुआ है। लेकिन इसे तो फाइल हैंडलिंग आती नहीं है, तो वो जाकर किससे बात करता है? libuv से, जिसे असल में फाइल हैंडलिंग आती है। मेक सेंस? समझ आ रही बात? तो इसका मतलब हमारा जो FS है वो किससे बात कर रहा है? libuv से। लेकिन जब वो बात करता है libuv से तो किसको यूज करता है? V8 को यूज करता है, क्योंकि V8 असल में क्या कर रहा है? वो इनके बीच में एक ब्रिजिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसे JS भी पता है और उसे C++ भी पता है। तो लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर आप नोड जैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो फाइल हैंडलिंग कर ले, तो नहीं कर सकता, उसे नहीं आता फाइल हैंडलिंग करना। वो इस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है, और वो इस लाइब्रेरी पे इसलिए डिपेंडेंट है कि OS लेवल पे ज्यादा तेज काम करेगा, ठीक है। अब चाहे वो कॉल सिंक हो चाहे वो एसिंक हो, इट डजंट मैटर। सिंक और एसिंक कॉल सिर्फ क्या बोल रही है? एसिंक बोल रही है कि भाई से कॉल लगाओ, ये फाइल हैंडलिंग कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लेकिन हमारा इवेंट लूप इसमें वेट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब फाइल हैंडलिंग का काम तो अभी भी किसका है? सिर्फ इसी का। लेकिन हम सिंक कॉल लगाते हैं तो सिंक कॉल में हम क्या बोल रहे हैं कि फाइल हैंडलिंग कर रहा होगा, लेकिन हमारा कोड वेट कर रहा होगा, यानी कि हमारा JS क्या कर रहा होगा? वेट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? ऐसी नीड है। जैसे मैं आपको बोलूंगा लॉगिन करो, लॉगिन जब आप कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक ये लॉगिन हो नहीं जाता तब तक आप वेट करो, समझ लो। बिना वेट करे आप आगे नहीं बढ़ सकते ना वहां पर। क्लैरिटी है? इसलिए उन्होंने फीचर दिया ना सिंक का। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि ब्लॉक कॉल भी और नॉन ब्लॉकिंग कॉल भी है। मतलब वो लो लेवल वाले पे ही डिफरेंशिएट कर रहा है कि libuv को वो पकड़ा कर दे, मतलब उसको पता है कि ये लो लेवल वाला काम है, फाइल का डिपेंड नहीं करता कि सिंक है, उसे ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। इसका मतलब लो लेवल जितने काम है वो libuv से कराने हैं, ठीक है। अब बस उसके ऊपर इन्होंने रैपर API बनाया नोड ने। तो नोड अगर ध्यान से देखो तो ऐसा हो रहा है कुछ, libuv बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है लो लेवल के लिए, हम उससे कभी बात ही नहीं कर सकते। सोचो अगर ये नोड नहीं होता यहाँ पर तो हम libuv से खुद बात करते, C++ पढ़ते, ये कोर्स C++ का होता। फिर इसके ऊपर नोड लिख दिया इन लोगों ने, उसके ऊपर JS का एनवायरनमेंट दे दिया। तो JS जाकर किससे बात कर रहा है? FS वाले से। FS जाके इससे बात कर रहा है, इससे लो लेवल पे, ठीक है। अब हम JS पे बोल रहे हैं कि हम मतलब नोड ने API दिए हैं, बोलो भाई सिंक कॉल लगाना चाहते हो या सिंक कॉल लगाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब भी लो लेवल काम हो वो libuv करके आए। क्लैरिटी है? साहिल ने पूछा कि इसका मतलब सिंक एसिंक इवेंट लूप की थ्रेड का ही नेचर चेंज कर रहा है बस। libuv तो अपने हिसाब से जो काम करना है उसने वही काम करना है, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब। वो तो कह रहा है मैं तो लो लेवल काम करूंगा जैसा मैं करता हूँ, तो इसलिए वर्ड याद रखो कि लो लेवल इसी करवा रहे हैं, ठीक है। उसके हाई लेवल API ताकि हम उसे समझ पाए वो यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। जो हम FS हमने पढ़ा अभी, ये इसका हाई लेवल API है। तो हमारी लाइफ आसान है बड़ी। हम तो देखो ना क्या लिख रहे हैं, अगर आप फाइल हैंडलिंग के नाम पे देखो तो हमने लिखा क्या? सिर्फ हमने जाके लिखा सिर्फ रीड फाइल और डेट्स इट, फाइल रीड हो गई, ठीक है ना। तो उसने सिर्फ क्या किया? रीड फाइल से फाइल रीड करके दे दिया, चाहे रीड फाइल सिंक से रीड करके दे दिया। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हाई लेवल फंक्शन मिला, लो लेवल पे क्या हो रहा है वो libuv जाने। बस सिंक लिखा तो सिंक हो गया, विदाउट सिंक लिखा तो एसिंक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर उसका एसिंक। वो पूछ रहा है कि V8 का क्या रोल है यार। V8 का भी मैंने जो रोल बताया कि V8 असल में क्या कर रहा है, V8 कर रहा है कि नोड से आपके पास कोई भी कॉल्स आ रही हैं और वो उन कॉल्स को, क्योंकि वो JS में लिखी होंगी, तो मैं JS से C++ में जो ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम है वो V8 से करवा रहा है। तो V8 क्या कर रहा है? JS से C++ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास नोड जैसे जितना भी कोड आ रहा है वो JS वाला आया, उससे हमने जो भी कोई C++ वाला काम कराना है, जैसे console.log कराना है, तो console.log libuv नहीं करेगा ना, वो तो यही करेगा। लेकिन console.log भी तो लो लेवल काम है, क्योंकि इसमें भी तो C++ है, समझ रहे हो बात। तो V8 के पास भी तो C++ है, V8 भी तो वेरिएबल्स रखता है, वेरिएबल्स को स्टोर करता है कहीं ना कहीं। तो वेरिएबल को स्टोर करना लो लेवल पे वो भी तो C++ वाला काम है।
समझ लो। लेकिन ये कौन से लो लेवल ऑपरेशन है? ये है जैसे फाइल हेल्डिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गई, ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए लिब यूज है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामेटिक लेवल ऑपरेशंस करने के लिए V8 है। ठीक है, ये समझ आ रही बात है? तो क्षितिज जैसे पूछ रहे हैं कि क्या PS2C में मतलब V8 हमेशा हर पिक्चर में नहीं आ रहा, मतलब V8 हमेशा नहीं कर रहा कि वो लिव्यू से बात करा रहा हो कुछ डेलीगेशन करने के लिए। Node.js जाकर लिव्यू से डायरेक्ट बात करता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ध्यान देना कहाँ पर थी ये बातें। इसको अगर हमने देखना हो तो यहाँ जाकर देखे ना, तो यहाँ जाओ गूगल पे और यहाँ सर्च करो गिट नोड, ये सर्च करो, ये मैंने आपको दिख रहा है। गैस इसका माइक ऑन पड़ा है यार, धनंजय माइक ऑफ करो ना, माइक ऑन है। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो हमें देखो नोड मिलता है, नोड की रिपोजिटरी में जाते हैं, तो अगर नोड की रिपोजिटरी में जाए तो नोड के अंदर एक लिब है, तो लिब के अंदर अगर हम देखें तो एफएस है, देखा आप सब लोगों को? एफएस के अंदर एफएस रिलेटेड चीजें पड़ी है जो भी उसने एफएस में बनाकर रखी है। तो अगर हम इसको खोल लेते हैं तो इसके अंदर कुछ एफएस रिलेटेड स्टफ पड़ा होगा, तो इन्होंने दे ही रखा पूरा इसका ना। तो इसके अंदर इंटरनल एफएस प्रोमिसेस के अंदर पड़ा है, इसके अंदर इन्होंने कोई और भी बना रखा है इंटरनल के अंदर एफएस के अंदर प्रोमिसेस, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ यहाँ पर रख रखा और इसको भी शायद कहीं ना कहीं डिवाइड कर रखा, तो ये इसका आना शुरू हो रहा है हमें। अब जब ये आ रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ से मुझे आपको एक चीज दिखानी है बस, जिससे हमें समझ आए कि वो जाकर इंटरनली जाकर अगर हमें इसके अंदर दिख जाता है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा होता है इन लोगों ने, यहाँ से सी की कॉल लगी होती है असल में। बेटर है ऐसे सर्च मार लो, इंटरनल बाइंडिंग है एफएस के साथ। तो नहीं है, तो एक बार हम इसको एक लेवल और देखते हैं इंटरनल्स में ही। जैसे मान लो मैंने किसी लाइब्रेरी में देखा था जिसके अंदर इन्होंने अंदर सी को कॉल लगा रखा होता है, वो कहाँ का छुपा है तो मेरे को नहीं पता ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है तो इंटरनल, या हम उनका कोड देख रहे हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज ओपन सोर्स है तो हमें दिख रहा है सब। एक मिनट चेक करता हूँ किस किस फाइल में मिल रहा है इसका। तो अगर हमें इधर दिख जाएगा तो आप सबको ना एकदम क्लियर हो जाएगी बात। मैं सिर्फ पाथ देख रहा हूँ कि सी की फाइल का मुझे कहीं पाथ दिख जाए इंटरनली कॉल होता हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा कि V8 से हर कॉल नहीं जाती, इससे भी जाती है, इसकी लाइब्रेरी खुद इंटरनली सी से बात कर लेती है। चल हैशिंग वैशिंग में लगा के बैठा हूँ। मैंने किसी ने देखा था प्रोसेस डॉट बाइंडिंग दिख जाता है, मतलब किसी न किसी लाइब्रेरी में इंटरनल लगा के बैठा होता है। आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि कहाँ वो इंटरनली लगा के बैठा है। तो हमें पाथ मिलना चाहिए SRC, इसके अंदर तो नहीं मिल रहा, तो मैं डायग्राम से बताता हूँ, मैं यहाँ दिखाना चाहता था आप लोगों को। मैं किसी लाइब्रेरी में
कोड खोल के रख लूंगा जहां पर उसमें मैंने देखा हुआ था कि वो कैसे इंटरली कॉल आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझो जेएस ने नोड से बात करी है, नोड के पास पूरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है जैसे मैंने आपको बताया। तो इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में ये सब असल में अगर मैं सही लैंग्वेज बोलूँ तो ये रैपर लाइब्रेरीज है, ये सब रैपर लाइब्रेरीज है। रैपर लाइब्रेरीज का मतलब है कि हमारे लिए आसान करने के लिए बनाई हुई लाइब्रेरीज है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कहाँ से लिया है, libUV से लिया है, जितनी भी लो लेवल कॉल्स है। और ये बहुत ही हार्ड है कॉल्स, समझ नहीं आ सकती है, समझ लो C++ में लिखे हैं, जो C++ कॉलेज में पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है इसे समझने के लिए। तो सीधा लो लेवल कॉल्स यहाँ बैठी है। अब यहाँ से इसने दो हिस्सों में से डिवाइड कर रखा है V8 के पास भी। V8 असल में कैसा काम कर रहा है, जो जेएस का कोड है आपका, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए या आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए, उनके लिए जो मेमोरीज चाहिए, या console.log चलाने के लिए जो मेमोरीज चाहिए, उन सब चीजों को जो हैंडल करेगा ना V8 हैंडल करेगा कि कौन सी हीप में जाएगी, कौन सी स्टैक में जाएगी, ये सब हैंडल करेगा ये। लेकिन लो लेवल ऑपरेशन जैसे कि फाइल हैंडलिंग चाहिए या नेटवर्किंग चाहिए या कुछ और मेरे को हैशिंग चाहिए जैसे हम देख रहे थे अभी, तो ये सारे काम ये करेगा libUV। तो अब ये क्या कह रहा है कि बिकॉज नोड जेएस को V8 से बात करना पड़ता है, इसलिए इन्होंने जेएस यूज कर रखा है प्लस C++ यूज कर रखा है। तो इसका अंदर 30% जेएस और 70% C++ में लिखी हुई लाइब्रेरी है ताकि वो इस नोड जेएस से बात कर सके। ये प्योरली 100% लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर FS को libUV यूज करेगा तो FS जाकर खुद बात कर लेगा इससे, ध्यान से FS जाके खुद बात कर लेगा। इसका मतलब क्या लगा के बैठा होगा, वो इंटर लगा के बैठा होगा process.binding। इसके अंदर हमें खास घुसने की कोई जरूरत है नहीं, जब तक कि until and unless कि हम C++ में खुद का कोड लिखें और C++ को नोड से खुद कनेक्ट करें, तब हमें ऐसा करने की जरूरत है। यानी कि हम खुद का नोड या खुद की कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क बिल्ड करना चाहते हैं जो कि लो लेवल पे बनेगा, यानी कि हम libUV कॉम्पीट करना चाहते हैं व्हेन वी नो कि C++ में उससे बेटर लाइब्रेरी बनानी आती है। तो मैं इनडायरेक्टली बात समझा रहा हूँ कि जब FS चलता है तो FS इंटरनली डूइंग दिस स्टफ एंड थ्रू process.binding वो libUV से बात कर लेता है। आई थिंक जो क्वेश्चन आया था वो आया था क्षितिज का, क्षितिज को कंफ्यूजन हो गई थी कि V8 जाके बात कर रहा है। V8 असल में ये वाले काम कर रहा है जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ है, समझ लो। तो इसका मतलब जितने प्रोग्रामिंग रिलेटेड वेरिएबल, कांस्टेंट इन console.log, ये सब जो हमें मिलती है प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्टफ, वो सारे हैंडल करने का काम इसका है। लेकिन जितने भी लो लेवल कॉल्स की बात आ रही है वो हमेशा libUV हैंडल करेगा उठाकर, ठीक है। और नोड जैसे उसका रैपर है, समझ लो, ताकि वो इससे बात कर सके। तो इसको मतलब हम बात करेंगे FS से, FS इंटरनली बात करेगा C से। इसलिए मैं आपको कोड दिखा रहा था उसका इंटरनल, कि वो हमें दिख जाता, तो हमें दिख जाती है इसकी फाइल। और ये जो फाइल है वो हमें यहाँ मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखाया बात, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। तो अगर हम यहाँ से बैक करें तो हम देखो अभी लिब के अंदर बैठे, लिब से बाहर आते हैं। तो अगर हम लिब पे आते हैं तो लिब के अंदर तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम इससे एक स्टेप और पीछे आते हैं, यानी कि नोड पे आते हैं, तो नोड के अंदर लिब के साथ साथ एक और फीचर है SRC का। इस SRC के अंदर जितनी भी चीजें बैठी हैं वो लो लेवल है, .h ये सब बैठी हैं, ये सब libUV वाली चीजें है। तो इसका मतलब यहाँ हमें दो चीजें मिल रही हैं, लिब जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, और वो इंटरनली इसको यूज कर रही है। वो इंटरनल देखने के लिए हमें इसका इंटरनल कोड खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको देखें, जानना जरूरी नहीं। हमें आर्किटेक्चर समझ आ गया, हमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझ आ जाए कि भाई सिंक हो चाहे एसिंक कॉल हो, इट इज हैंडल्ड बाय द libUV इंटरनली, ठीक है। वो जाकर खुद बात करके आएगा, लेकिन हम मतलब इससे ये नहीं हुआ कि अगर हमने सिंक कॉल लगा दी तो libUV खत्म है, नोड खुद हैंडल करेगा, नहीं। नोड की इवेंट लूप ब्लॉक हो जाएगी बस उससे। तो इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। तो इसका मतलब हम हर चीज को दो स्टाइल में चलाकर आ सकते हैं, ब्लॉकिंग स्टाइल में भी और नॉन ब्लॉकिंग स्टाइल में। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट हो गई बातें? तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। ये सबको डाइजेस्ट सिंक कैसे काम करता है। सर ये जो हाँ जी। SRC है सिर्फ C वाली फाइल लेके बैठता है, और कुछ नहीं लेके बैठता। C और C++ है यार, बस और कुछ नहीं है इंटरनली। मैं इसमें अंदर घुसा देगी, और क्या अंदर है इसके अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है ना उस तरफ। नहीं सर, वो आपने Time टूल्स waste। बताए थे ना पिछली बारी कि क्या क्या इंस्टॉल होता है। तो अगर हाँ, जैसे हमें पता होना चाहिए कि टूल का बेसिक वो क्या है, मतलब वन लाइनर तो पता होना ही चाहिए, वन लाइनर डिस्क्रिप्शन। कौन से टूल के बारे में? सही, मतलब आपने कहा था कि जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या इंस्टॉल होता है, SRC होती है, लिब होती है, हमें क्या क्या मिलता है मतलब। देखो हमें नोड के हिसाब से अगर हमें देखना है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि नोड के अंदर का आर्किटेक्चर क्या है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। उससे बियॉन्ड जाने का कोई फायदा नहीं। अब मैं जाकर ठीक है। उसकी .h अंदर जाके देखूं कि वो C की कौन सी .h फाइल यूज करता है, तो मैं किसी और डायरेक्शन से जाऊंगा। मेरे को लो लेवल तो काम करना ही है ना समहाउ, ठीक है। जैसे C की जाके मान लो अगर असेंबली यूज कर रहा है, तो हमने आज तक असेंबली थोड़ी देखी है इसकी खोल के, इस असेंबली में क्या है। हमें तो प्रिंटर और स्कैनर से मतलब है ताकि हम उसके ऊपर चीजें बिल्ड कर पाए।
तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब हम यहाँ से बस इसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमने इसका अंदर का फंडा समझा कि वो कैसे काम कर रहा है। ये जो बात करी है उससे कि नोड को अगर आप बोल रहे हो सिंगल थ्रेड है, तो आप ये बोल रहे हो कि मल्टी थ्रेडेड है, किसके थ्रू, libUV के थ्रू है, और वो लो लेवल टास्क परफॉर्म करके दे रहा है आपको। थ्रेड पूल आप छेड़ सकते हो, वो आप देख सकते हो, लेकिन आप जाकर FS के अंदर की लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हर थोड़े दिन में नया वर्जन आ रहा है, और नए वर्जन में उन्होंने कुछ भी अपडेट कर दिया तो आपके किसी काम का नहीं है कि इंटरनल क्या है। तो अनटिल अनलेस वो पढ़ने का सिर्फ तब फायदा है जब आपको लगता हो कि मैं अपना खुद का C वर्जन लिखूंगा उसके अंदर, और फिर जाकर मैं उससे कम्युनिकेट कराऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इससे ये समझ में आ गया सबको, रीड फाइल सिंक ये कैसे काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ सर जो हेलो बोलो सर, जो इनकोडिंग है वो UTF-8 बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, UTF-8 ही, या तो फिर कुछ और? इसका ही फॉर्मेट चलता है बाय डिफॉल्ट ना, जो A to Z समझता है सर, ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी फाइल बहुत बड़ी हो, हमने फाइल पढ़ना सीख लिया, लेकिन अगर फाइल काफी बड़ी हो, उसे पढ़ना पड़ जाए तो क्या होगा। तो बड़े साइज की फाइल पे कैसे काम चलता है ये देखते हैं। तो मैं यहाँ रीड करता हूँ एक बड़े साइज की फाइल, तो मैं फिर वापस ऐसे करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ FS ले लेते हैं और रिक्वायर कर लेते हैं FS को, ठीक है, और यहाँ जाके हम ले लेते हैं fs.read फाइल। तो मैं आपको बग दिखा रहा हूँ, रीड फाइल का बग क्या स्टार्ट होता है। तो यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाकर मैं एक बार अपनी मशीन पे जाकर सिर्फ ये देख रहा हूँ उसको पढ़ी है रिकॉर्डिंग। जैसे मान लो मेरे को फ्लटर के बैच की रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो मान लो 912 MB की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लो इसका मैंने निकाल लिया पाथ, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ और कॉपी कर लिया मैंने इसका पाथ, ठीक है। यहाँ चले जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट पाथ, ठीक है। ये पाथ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ध्यान से देखते हैं ना। तो मेरे पास पाथ आ गया, 900 MB के आसपास की फाइल है। अब मैं इसे पढ़ने वाला हूँ, तो इसे पढ़ने के लिए मैंने पाथ लिख दिया, और आप सबको पता है कि पहला आर्गुमेंट एरर होता है, दूसरा आर्गुमेंट क्या होता है, इसका कंटेंट होता है। मैं कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ जाके हम पढ़ने लगे इसे। और यहाँ आप सबने पढ़ा है कि अगर एरर आ जाए तो प्रिंट करा दो console.log एरर इज कॉमा एरर। अगर एरर नहीं आता तो एल्स लिख दो console.log, और यहाँ जाके आप लिख दो console.log कंटेंट, तो कंटेंट छाप दो, ठीक है। ये आपके पास तैयार हो गया। अब इसे चला दो, तो यहाँ पहुंचते हैं हम, यहाँ पहुंच के से क्लियर करते हैं, नोड demo2.js करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गड़बड़ कहाँ है। तो नोड demo2.js की देखो क्या होता है, ठीक है। ये फाइल इसने पढ़ी, और फाइल इसने वैसे काफी तेजी पढ़ ली है फाइल, तो demo2 ही चलाया जाए, demo2 चलाया, 900 MB बहुत जल्दी पढ़ रहा है। मेरे पास SSD है इसलिए बहुत तेज पढ़ रहा है। तो 912 MB है, लेकिन इसे पढ़ा बहुत तेज है। इससे बड़ी फाइल चाहिए मेरे को, कुछ GB में चाहिए। ऊपर से रेट 0 में होती है ना आपकी SSD मैक की, वो और तेज होती है। वही ना, वो बहुत तेज पढ़ रहा है, मजा ही नहीं आएगा तुम्हें देखने में। अटक जाना चाहिए इसमें, तभी तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि गड़बड़ है कहाँ। सर 3-4 फाइलें रीड करा दो। अच्छा नहीं, वो तब भी तो वही रहेगा, सॉरी। वो थ्रेड बना देगा ना बस। हाँ वो थ्रेड बना दो, ऊपर से मैं भूल गया libUV वाला काम। बस फाइल ही नहीं देनी है तो। सर LOS प्रोजेक्ट करवा दो रीड। LOS प्रोजेक्ट बड़ा था, 3-4 GB का था वो, एक फाइल। LOS मेरी मशीन में होगी LOS जावा, ये पार्ट 1 4 GB बढ़िया। ये फाइल, इसको पढ़ते हैं, तुमने सही याद करा दिया। तो मैं इसको करता हूँ जी, ये मेरे पास सबसे बड़ी मूवी फाइल है। हाँ, तो मैं इसे यहाँ से ये कॉपी कर लिया मैंने पाथ, और इस पे हम ये पाथ डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस फाइल को पढ़ना शुरू करता हूँ, 4 GB का है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ जाकर ना लिख देते हैं पहले console.log, आपको दिख भी जाएगा
स्टार्ट रीडिंग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, या स्टार्ट कोड लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं console.log। आप सबको पता है इससे क्या होगा, ये कोड एंड्स लिख देते हैं, तो एकदम चलेगा ना, स्टार्ट कोड और कोड एंड्स एकदम चलेगा। उसके बाद तो चला जाएगा लिव यूवी के पास और वहां से पढ़ता रहेगा, फिर कॉल बैक आएगा, फिर डेटा आएगा अपने पास। तो यहाँ जाते हैं node demo2.js आए तो बहुत ज्यादा बढ़िया, तो पढ़ नहीं पाएगा। 4 GB फाइल की कैपेसिटी नहीं है मेरे पास। देखते हैं कोई मिल जाए तो, क्योंकि 1 GB में मैंने ट्राई करता है, 1 GB में ना परफॉर्मेंस लैगिंग शुरू हो जाती है इसकी। एक काम कर देते हैं, इसमें एक काम कर देता है यार, मैं ये जो फाइल है ना इसे फोल्डर डाल देते हैं MOV नाम से, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं इसे। इसको बड़ा कर देता हूँ ना, तो मैं पहुंच जाता हूँ इस लोकेशन पे और CP कर देता हूँ मैं इसका, तो इसे कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं CP शॉपिंग। ठीक है, और इसी के साथ एक काम और कर देते हैं, डाल देते हैं ये, डाल देते हैं, करने देगा ऐसे नहीं करने देगा। सोर्स फाइल, टारगेट फाइल, टारगेट, एक मिनट, वो बड़ी फाइल चाहिए इसको चलाने के लिए ना, आपको आउटपुट दिखाने के लिए, तो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूँ, मर्ज 2 फाइल्स, CP से नहीं हो गया, कैट बोल रहा है मेरे को। तो यहीं जाते हैं हम और यहाँ डाल देते हैं हम, दूसरी फाइल है हमारी, ठीक है, ये होने दो जब तक ये होता है, जो करना शुरू किया है इसने, अटका हुआ है। तो जब ये दोनों फाइलों को मर्ज कर देता है हमारे पास, तो अभी पॉइंटर ये बता रहा हूँ सिर्फ, जैसे ये 4 GB फाइल थी तो 4 GB का उसके पास स्कोप ही नहीं हो इसके पास एक बारी में रीड करने का, तो हमें ये भी दिखेगा कि 4 GB की फाइल है तो उसे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट तो क्लियर हो जाए। अच्छा, उससे नीचे फाइल होती है 4 GB से, मान लो मेरे पास होती 2.5 GB की, तो ऐसी कोई बड़ी फाइल ढूंढ रहा था मैं, तो क्या होता है, स्लो हो जाता। अब हमारे पास ये तो पॉइंट है कि 4 GB की फाइल है, उसको तो पढ़ा जाए, क्योंकि वो नहीं पढ़ी जा रही। तो क्या करा जाए, fs.read फाइल इज good for small files, ये वर्ड याद रखते हैं कि fs.read file is good for small files, but when you have bigger files
यू नेवर यूज fs.read फाइल, क्योंकि अगर आप उसे रीड करने जाओगे तो उसका फ्लॉ क्या है, देखो fs.read फाइल कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। वो कहता है कि जब भी आप फाइल रीड करने जाते हो तो प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे वो फाइल को पढ़ता है तो एक बफर बनाता है और उस बफर को ट्रांसमिट करता है रैम पे। तो प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, जो बफर है हमारे पास जब ये बनता है तो ये बाइट इसकी ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि 8 KB का बफर बना, फिर वो फ्लश कर रहा है हमारे पास। लेकिन वो क्या कर रहा होता है, जब वो इसको पूरे बफर बना रहा होता है, उस बफर को इकट्ठा भी करना शुरू करता है एक जगह, फिर रैम पे डालना शुरू करता है इस बफर को। तो प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास जब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं डेटा को, तो ये क्या कर रहा है, अगर हम इस थॉट को समझे तो ये एक बारी में पूरी फाइल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या इससे नुकसान क्या हो रहा है कि हमने जब रिक्वेस्ट करी फाइल को पढ़ने की, और सपोज वो बहुत बड़ी फाइल है, सो इट इज गो देयर इन अ डिस्क में चला गया, और ये एसिंक थ्रेड है। इससे बेस्ट पार्ट तो ये हुआ कि चला गया बिहाइंड द सीन, वो थ्रेड क्या कर रही है, वो थ्रेड इसे पढ़ रही है। लेकिन जब पढ़ रही है तो डेटा इतना ज्यादा है कि वो पढ़े जा रही है, और उसे डेटा लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब वो लेट से 4 सेकंड बाद मुझे बताएगा, या 5 सेकंड बाद मुझे बताएगा, या 7 सेकंड बाद मुझे बताएगा कि डेटा आ गया। और एक प्रॉब्लम ये भी शुरू हो रही है कि अगर हमारे पास डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बफर कैपेबल नहीं रह पाता डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि इतने सारे बफर इकट्ठे नहीं हो पाते रैम पे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ ऐसा जैसा यूट्यूब करता है। तो यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब कह रहा है अगर मेरे पास 4 GB की वीडियो फाइल है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नेटवर्क से 4 GB आपकी मशीन पे ट्रांसफर करूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रीमिंग करूंगा बाइट्स की। ध्यान सुनना, क्या करूंगा, मैं स्ट्रीमिंग करूंगा बाइट्स की। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें जाना पड़ेगा स्ट्रीमिंग की तरफ, ना कि रीड फाइल की तरफ। तो रीड फाइल क्या नहीं करता, रीड फाइल स्ट्रीमिंग नहीं करता, दैट इज द प्रॉब्लम। तो स्ट्रीम नहीं कर रहा, तो बफर में डाल रहा है और बफर को इकट्ठा कर रहा है एक जगह। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम स्ट्रीम कर पाए चीजों को। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए कि हम स्ट्रीमिंग पे काम कर पाए, ताकि हम डेटा का फ्लो बना दे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि हमने बड़ी फाइल जो 4 GB है उसके बीच में यहाँ से, जहाँ ये समझ लो दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज अ डेस्टिनेशन, तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या बना रहे हैं, स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग इज लाइक अ रिवर। तो हमने एक रिवर खींच दिया, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि डेटा फ्लो हो रहा है, और डेटा दूसरी जगह पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल फॉर अ बिगर फाइल। तो इट मींस व्हेन यू वांट टू रीड 4 GB फाइल, 8 GB फाइल, ऐसी बड़ी फाइल आप पढ़ना चाहते हो, तो द रिस्पांसिबिलिटी, तो हम इसे यूज करें। इसलिए बताया कि फाइल का साइज बहुत बड़ा हो गया, ये ग्रेटर देन 2 GB हो गया, वो 2 GB से बड़ी फाइल नहीं पढ़ पाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई है कि हमें स्ट्रीमिंग की तरफ क्यों जाना है। तो रीड फाइल ये भी समझ आ जाएगी, रीड फाइल इज गुड फॉर स्मॉल फाइल्स बट इट इज बैड फॉर बिगर फाइल्स। तो हम बिगर फाइल्स के लिए इसे यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ कॉपी करने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें, इसके लिए कुछ और यूज करें। सो रीड फाइल को हम करते हैं कमेंट, क्योंकि ये काम नहीं करेगा हमारे लिए। तो हमें अब क्या सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग कैसे काम करते हैं, हम लिखते हैं fs.create read stream। सो दिस इज द वर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रीम। तो इससे आसान नहीं मिल सकता किसी भी लैंग्वेज में। तो क्रिएट रीड स्ट्रीम लिखा, स्ट्रीम तैयार, और स्ट्रीम के साथ लिख दिया सिर्फ पाथ, दैट्स इट। ऐसा करते ही आपके पास क्या मिल जाता है, आपके पास मिल जाता है, मैं इसका नाम लेता हूँ, कैसी स्ट्रीम मिल गई मेरे पास, रीड करने वाली स्ट्रीम। अब मैं इसमें से रीड कर सकता हूँ, यानी कि समझ लो एक रिवर बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं स्ट्रीम करता जाऊंगा तो डेटा फ्लो के जाएगा। इसका मतलब एक बारी में बहुत सारे डेटा जा रहा, चंक जा रहे हैं डेटा के, और वो जाते जाएंगे इसमें। हाँ जी गाइस, मेक सेंस? ये बात समझ में आई सबको? तो क्रिएट रीड स्ट्रीम में क्या किया, हमारे पास ये जो रीड स्ट्रीम आ गई हमारे पास डेटा की, तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पढ़ने के लिए वी नीड सम इवेंट्स। तो आप समझना, जब डेटा यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो डेटा कॉन्टिन्यूस आ रहा है ना, धीरे धीरे आता जा रहा है यहाँ से। तो जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि डेटा अपने पास आ गया। डेटा आ रहा है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, इवेंट्स। कि डेटा हमारे पास आया तो वो इवेंट की फॉर्म में हमारे पास डेटा आना शुरू होगा। ठीक है, तो इवेंट्स कैसे होंगे हमारे पास, इवेंट्स का नाम होगा अपने पास, कि जब भी अपने पास डेटा आएगा तो वो इवेंट हो सकता है ओपन, यानी कि स्ट्रीम खुल गई है, इट्स एन ओपन स्ट्रीम। ठीक है, हमारे पास होता है डेटा, डेटा का मतलब है आगे डेटा। तो जब भी डेटा आएगा तो डेटा स्ट्रीम, एंड का मतलब स्ट्रीम खत्म, अब डेटा आना बंद हो चुका है। ठीक है, और हमने स्ट्रीम क्लोज कर दी, तो इसका मतलब हमने रिवर ही बंद कर दी कि हम डेटा नहीं चाहते। और एरर, इसका मतलब यहाँ कोई बग आ गया। तो दीज ऑल आर, ये जितने मैंने आपके सामने लिखे, दीज ऑल आर इवेंट्स। ये सब के सब हमारे लिए क्या है, इवेंट्स है। तो दीज आर ऑल आर द प्री डिफाइंड इवेंट्स। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है? तो अब हमें क्या करना है, हमें जाकर यहाँ पर इवेंट रजिस्टर्ड करना है। और इवेंट रजिस्टर्ड करने के लिए आप सबको सिखाया गया है रीड स्ट्रीम डॉट ऑन लिखना चाहिए, और फिर डेटा। तो आई वांट टू पिक द डेटा, इसलिए डेटा, और डेटा आएगा चंक की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ मैं लिख दिया चंक, और यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग
चंक, अब ध्यान देना कैसे चलता है, देखो डेटा चंक इज कॉमा चंक। आपको ऐसा दिखेगा जैसे स्ट्रीम हो रहा हो डेटा, तो ऐसा इल्यूजन है ना, जैसे YouTube पे वीडियोस आती होगी तो कैसे आती होगी, थोड़ी थोड़ी आती रहती है, इसलिए वो आपका जो वीडियो का बार होता है वो बढ़ता रहता है। तो बिहाइंड द सीन कुछ यही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। और जब ये स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो स्ट्रीम खत्म होने पे हम लिख देंगे डॉट ऑन एंड। एंड का मतलब अब डेटा आना बंद हो चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग स्ट्रीम एंड, स्ट्रीमिंग खत्म हो गई है। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, 4 GB वाली फाइल को पढ़ रहे हैं दोबारा से। ठीक है, आ जाते हैं, क्लियर करते हैं, और यहां से मैंने रन कर दिया ऐसे, देख रहे हो? ये समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है? तो चंक इस चलता आ रहा है, और इसका मतलब क्या करता रहा है, थोड़ा डेटा हमें फेंकता हुआ जा रहा है वहां पर। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए ये कैपेबल है 4 GB पे काम करने के लिए। रीड फाइल कैपेबल नहीं था 4 GB फाइल रीड करने के लिए, वो क्या कर रहा था, वो एक बारी में सारा डेटा निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब देखो स्ट्रीम एंड होगी उसके बाद थोड़ी देर बाद। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आई है? स्ट्रीम का फंडा समझ आया सबको कि क्या काम कर रहा है स्ट्रीम? तो हमें समझ आना चाहिए। हाँ जी सर, यानी कि सर हम यही स्ट्रीम सिर्फ प्लेयर को पकड़ाते हैं ना, और वो प्लेयर अपनी बाइट्स की कन्वर्जन करके उसे उसमें कन्वर्ट करता है पिक्सेल्स में। तो इसका मतलब बस हमें एक प्लेयर चाहिए, इसके साथ उस प्लेयर को पकड़ाना है, वो इस बाइट्स को पकड़ेगा और अपने आप, वो कहते हैं ना इनकोड और डिकोड होते हैं इसके अंदर, प्लेयर्स के अंदर, कभी सुना हो आपने? इनकोड और डिकोड यूज करे जाते हैं इसके साथ, वो काम करते हैं, उसे मूवी की फॉर्म में दिखाते हैं। हम नोड पे जाकर बस ऐसा स्ट्रीम लगा के छोड़ देंगे। सर इसमें चंक का साइज है। हाँ बोलो सर, इसमें बोलो। कोई रेंज है फाइल रीड करने की, या स्ट्रीम कितनी भी बड़ी रीड कर सकते? कितनी बड़ी हो सकती है स्ट्रीम में? आपको जितना बड़ा डेटा आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि आप तो चंक फेंक रहे हो सिर्फ, समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम ये थी ना, प्रॉब्लम क्या थी, देखो पहले अगर हम रियलाइज करें तो प्रॉब्लम ये शुरू हो रही थी कि अगर आप एक बहुत बड़ी फाइल उठाते हो, जो लेट्स से मान लो जी 20 GB की एक फाइल है, आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हो, तो क्योंकि जब 20 GB का डेटा आएगा तो ट्रांसफर होगा ना, तो मान लो ट्रांसफर हो रहा है ओवर द नेटवर्क, तो ओवर द नेटवर्क 20 GB का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब वो हमेशा किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, कुछ बाइट्स की फॉर्म में। जब हम पढ़ते हैं KBPS स्पीड आती है, MBPS स्पीड आती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ बाइट्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 20 GB एक बारी में नेटवर्क पे ट्रांसफर हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास फाइल का साइज कितना बड़ा हो। लेकिन यहाँ जो आप समझना, इट इज लाइक कि हम यहाँ एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं और हम बता रहे हैं हमने एक पाइप की डायमेंशन बना लिया है, हम डेटा इस पाइप पे छोड़ रहे हैं, और ये जो डेटा पाइप पे जा रहा है दूसरी जगह, जो रिसीवर है वो इसको पाइप में से डेटा रिसीव कर रहा है। तो समझ लो जहां रिसीवर है वहां पर हमने एक टैप लगा दिया है, ठीक है, ताकि हम इसको रिसीव कर सके। तो अगर हमारे पास डेटा, अब समझना 20 GB को आप समझो कि इट इज लाइक कि जो 20 GB हमारा, इट इज मोर लाइक कि जैसे मैंने घर पे 10,000 लीटर का एक वाटर टैंक लगा दिया है। ठीक है, तो अगर मैंने 10,000 लीटर का एक वाटर टैंक लगा रखा है, लेकिन एक पाइपलाइन बिछा रखी है, तो पाइपलाइन क्या कर सकते, 10,000 लीटर कंज्यूम कर सकती है ना, अगर हम एक तरफ से टैप खोल दें। समझ रहे हो बात आप? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसे स्ट्रीम करता हुआ चल रहा है, इसलिए इसका फायदा ये है। लेकिन अगर हम सोचो 10,000 लीटर को एक बारी में फ्लो करने की कोशिश करें इस पाइप के अंदर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहले जब हम रीड फाइल कर रहे थे, हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे कि हम 10,000 लीटर को एक बारी में फ्लो करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने बोला कि मेरे पास इतना बड़ा पाइपलाइन नहीं है कि मैं डेटा इतना बड़ा फ्लो कर सकूं। तो स्ट्रीम से हमने क्या किया, चंक कर दिया, और चंक में डेटा भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमने एक पाइप लगा दिया और उस पाइप में डेटा भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, और नेचुरली उस पाइप पे साइज की लिमिट है। हाँ जी बताओ, क्लियर है सबको बातें? सर इसमें चंक का साइज डिसाइड कर सकते हम लोग, मतलब कितना डेटा भेजना है? चंक का साइज डिसाइड कर सकते हैं, पैरामीटर हमारे हाथ में है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा यूज तभी करना है जब आपको नेटवर्क के बारे में पता हो, तब यूज करना है। तो डेवलपर को पैरामीटर तो पता है, लेकिन पैरामीटर वो यूज किसके बेस पे करे, जब उसको पता हो कि नेटवर्क पे कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है। क्योंकि मैंने ध्यान दो, मैंने एग्जांपल कैसा लिया वाटर टैंक का, मैंने एग्जांपल कैसे लिया पाइप का, और वो इसलिए लिया क्योंकि ये भी यही वर्ड यूज करते हैं। सो दे हैव अ पैरामीटर। तो हम यहाँ जाते हैं, एक मिनट यार, यहाँ मैंने कुछ लिखा, यहाँ पर मैं इसे कमेंट करता हूँ।
पहले इधर आते हैं चंक, और यहाँ पर करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब है ऑप्शनल आर्गुमेंट है, कंपलसरी नहीं है आर्गुमेंट। तो आप यहाँ जाके वर्ड यूज करते हो हाई वाटर मार्क। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फीचर है हाई वाटर मार्क। इस वाटर मार्क में आप जाके लिख दो 100। इसका मतलब आप बोल रहे हो मैं एक बारी में 100 बाइट ट्रांसफर करूंगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये कि 100 बाइट अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्क 100 बाइट ले जाने के लिए कैपेबल है या नहीं। इसलिए आपको समझना है कि आप इस आर्गुमेंट को सिर्फ किसी बेस पे पिक करोगे, बताओ कि मैं किस नेटवर्क पे डेटा भेजना चाहता हूं। क्लियर बात? लेकिन इसके थ्रू आप इन साइज को चेंज पे कर सकते हो हाई वाटर मार्क लगाकर। जैसे मान लो मैंने यहाँ जाकर कर दिया 10,000, तो सब करो एक बारी में 10,000 बाइट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से चलाया, तो क्या बोल रहा है, 1 मिनट, ये मेरे को बोल रहा है इनवैलिड डिस्ट्रक्ट। इनवैलिड क्यों बोल रहा है? एक मिनट, शायद सी की कोड में तो नहीं है। कैसा क्या बोला मेरे को इसमें? अच्छा, ये हो गया, ये पैरामीटर में चला गया मेरे से ना, तो यहाँ जाना चाहिए। उसी पैरामीटर डाल दिया मैंने से हाई वाटर मार्क, ठीक है। और फिर यहाँ जाके स्पेसिफाई करते हैं 10,000, ठीक है। तो अब इसे क्लियर कर देते हैं। तो अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये 10,000 बाइट्स को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट शायद 8 KB के आसपास का होता होगा। तो आप इसे चेंज कर सकते हो कि आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। उसके बेसिस पे उतनी बाइट्स ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी हाई वाटर मार्क से। क्लियर है बात? लेकिन मैं बोल रहा हूँ पैरामीटर से तभी काम करो आपको पता हो कि भाई मेरी मशीन में बफर का साइज डिफॉल्ट कितना जा रहा है, मेरे पास नेटवर्क का डायमेंशन कितना है, देन आप इसे चेंज करो। बस आपको पता है हाई वाटर मार्क, बट द वैल्यू इज कंसीडर बेस्ड ऑन द टेस्टिंग, कि टेस्टिंग करके आपको पता चल गया है कि हमने कैसा सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं हम इसके साथ साथ कुछ और इवेंट भी देंगे, जैसे ओपन, अगर स्ट्रीम ओपन हो तो क्या करना है, तो हम यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रीम ओपन हो गई हमारी। तो मैंने लिख दिया स्ट्रीम इज ओपन। तो आप इस पे करना चाहते हो तो एक इवेंट डिफाइन किया गया। ऐसे ही स्ट्रीम क्लोज है, तब आप क्या करना चाहते हो तो उस पे भी इवेंट दिया गया, स्ट्रीम इज क्लोज। इसका मतलब जब स्ट्रीम क्लोज कर रहे हो, यू वांट टू वैनिश समथिंग, तो उसके लिए आपको दिया गया। तो ये सब इवेंट्स है प्रीडिफाइन। तो मैंने प्रीडिफाइन इवेंट्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो आप समझना आगे चल के हम खुद के इवेंट भी बना पाएंगे। तो ये ओपन, डेटा, एंड, क्लोज, दिस ऑल आर द प्रीडिफाइंड इवेंट्स। और वो बोलता है इन इवेंट्स में आप क्या करना चाहते हो, इसलिए आप इन इवेंट्स को स्ट्रीम के साथ लगा देते हो, ठीक है। तो जैसे अब एंड होगी तो साथ में क्लोज भी चलेगा, क्योंकि हमने क्लोज इवेंट भी लगा दिया इसके साथ, ठीक है। और क्लोज पे हम कुछ करना चाहते हैं, मेमोरी को वैनिश करना चाहते हैं, फाइल ही डिलीट कर देना चाहते हैं स्ट्रीम खत्म हो जाने के बाद, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिखा आप लोगों को स्ट्रीम इज क्लोज। हाँ जी, डाइजेस्ट हो गई सबको बातें? देखो कोई डाउट गाइस के अंदर? हमने ना एफएस का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है अभी। एफएस में बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हमें देखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे एफएस का इन रियलिटी, जब आप फाइल अपलोड करोगे यही यूज होगा, क्योंकि जब फाइल अपलोड करोगे या फाइल डाउनलोड करोगे यही फंडा यूज किया जाता है। तो उसका मतलब जब भी अपलोड होगी फाइल हैंडलिंग यूज होगी, यानी कि एफएस यूज होगा। जब आप फाइल डाउनलोड करोगे तब भी फाइल हैंडलिंग यूज होगी, यानी कि एफएस यूज होगा। तो बहुत काम का मॉड्यूल है एफएस, ठीक है। उसमें हमने 2 तरीके सीख लिया पढ़ने के, सिर्फ अभी राइट करना नहीं सीखा, सिर्फ रीड करना सीखा। रीड फाइल में 2 तरीके, सिंक और एसिंक, और रीड करना स्ट्रीम को, ठीक है। अभी राइट करना हमें सीखना है। देखो इसके अंदर कोई डाउट गाइस? अरे जो स्ट्रीम वाली चीज है, मतलब ये जावा में पहले से नहीं थी, मतलब वो जो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम बनाता था, और सर उसके बाद एक जावा नहीं थी, तो सर ये जावा 8 में एक फीचर आया था स्ट्रीम का, वो यही वाला था क्या? नहीं, वो जावा 8 में जो फीचर है ना स्ट्रीम का, वो बेसिकली क्या है कि वो जावा के अंदर एक कलेक्शंस है, जो कि जावा का डेटा स्ट्रक्चर है। और बिकॉज कलेक्शंस का प्रॉब्लम ये है कि उसका कोड काफी बड़ा है, सो दे यूज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रीम। तो उन्होंने ना अपने खुद के लैम्डा एक्सप्रेशंस बनाए हैं उसके लिए, ताकि आप कलेक्शंस को एसक्यूएल की तरह यूज कर सको। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके पास एक एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट में से वो रिकॉर्ड निकालो जिनके सैलरी 9,000 से अबव हो, और उनका सम करके मुझे दिखा दो,
तो आपको फॉर लूप चलानी पड़ेगी, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने स्ट्रीम एपीआई बना के उसे ऐसा कर दिया, जैसे हम अगर यही काम हम एसक्यूएल में करते तो ऐसे लिखते हैं ना, सिलेक्ट, और सिलेक्ट में जाके एग्रीगेट फंक्शन सम, सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम वेयर, सैलरी ग्रेटर देन समथिंग, तो वैसे ही उन्होंने कर दिया, बिल्कुल, समझ रहे हो। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बोला कि एसक्यूएल की तरह लिख पाए बंदा स्ट्रीम में। तो स्ट्रीम वो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि जब डेटा आ रहा है ना हमारे पास, वो कलेक्शन के अंदर पड़ा तो एटलीस्ट कर, लेकिन वो एक एक करके खुद ट्रैवर्स करेगा, हमें ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा फॉर लूप लगाकर। दैट्स व्हाई दे यूज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रीम। लेकिन यहाँ जो स्ट्रीम है ये असल में रियल स्ट्रीम है, जो हम देखते हैं कि अगर हम सावन या गाना पे या यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे वीडियोस ऑडियोस देखते हैं, वो बिल्कुल यही फंडा यूज कर रहे हैं। सो दैट्स अ ट्रू स्ट्रीमिंग जो नेटवर्क लेवल पे चलती है। तो हम ये चीजें बहुत आसानी से बना पाएंगे। तभी मैंने आपको डे वन बोला था कि एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसे भी लेता हूं मैं। कैलाश का क्वेश्चन है, एंड और क्लोज में क्या डिफरेंट है। एंड का मतलब यार ये कि हमारी स्ट्रीम खत्म हो गई है, क्लोज का मतलब खत्म हो जाने का हमने उसका कनेक्शन हैंड शेकिंग बंद कर दी है। समझो, जब हम किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उससे हैंड शेक करते हैं एक तरीके से कि भाई हम इस स्ट्रीम से बात करने वाले, तो वो ओपन होगी। ओपन हो जाने के बाद ही आप डेटा निकालोगे उसमें से। एक बार डेटा आने के बाद वो बंद, एंड हो जाएगी। एंड होने का मतलब खत्म हो गई। लेकिन क्लोज करके आपने क्या किया, उससे हैंड शेकिंग भी खत्म कर दी। जो कनेक्शन बनाया था आपने, वो कनेक्शन भी तोड़ दिया उसके साथ। क्लियर है बात। तो आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास एक पाइपलाइन थी, आपने पाइपलाइन एक वाटर टैंक के साथ अटैच तो कर दी है, अब वाटर आना बंद हो गया तो एंड हो गया ना आपके पास। अब आपने क्या, पाइप ही हटा दिया वहां से, तो क्लोज हो गया। हाँ जी गाइस, और किसी का क्वेश्चन इसके अंदर? सर एक बार वो एसिंक और सिंक जो फाइल रीड करने वाला था ना, कि आपने बोला था कि 1 सेकंड लगता है और 3 सेकंड लगते हैं, वो एक बार दोबारा बता दो। देखिए यार, ये बहुत सीधा सा है कि जब हम सिंक फाइल रीड करेंगे तो असल में क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा पूरा कोड। तो अगर हम देखें, इसमें था कोड है, तो अगर हम इस बात को देखें तो जब हम सिंक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सिंक क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा तो लिव यूवी के पास डेटा रीड करने के लिए, लेकिन मैं इवेंट लूप को रोक दूंगा आगे बढ़ने के, ताकि वो वेट करते रहे रिस्पॉन्स का। तो अगर तो सोचो 4 फाइलें पढ़ रहे थे, जब तक तो पहली फाइल नहीं पढ़ लेगा तब तक दूसरी नहीं पढ़ सकता। तो अगर पहली फाइल 1 सेकंड लगा रही है, दूसरी फाइल भी 1 सेकंड लगा रही है, तो टोटल 2 सेकंड लग जाएंगे ना। जैसे अगर 4 फाइलें चारों 1 सेकंड लगा रही है, तो 4 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि चारों कैसे चल रही है, सिक्वेंशियल चल रही है। और सर लिब्यूवी में भी तो सीक्वेंशियल चलती है, तो फिर तब भी तो 4 सेकंड लगने चाहिए। लिब्यू में तो थ्रेड होता है ना यार, मल्टी थ्रेड होता है, क्यों भूल जाते हो? ये देखा था अपने डायग्राम में, ये देखा नहीं था हमने, ये देखना, इतनी जल्दी कैसे भूल गया भाई? नहीं सर, वो बात तो है, पर वो सिंक्रोनस काम करती है ना वो भी लिब्यूवी में। लिब्यू में कहाँ सिंक्रोनस काम करती है? एसिंक है ना, ये देखना, रजिस्टर, कॉल बैक, ये सब फंडी यूज करे थे हमने, कि नोड में जाकर अपना फंक्शन रजिस्टर्ड किया और उसने बोला कि भाई तू जा कॉल लगाता जा और फिर मुझे रिटर्न कर दे कॉल बैक करके। तो यहाँ थ्रेड्स बनी हुई ना, एक थ्रेड एक फाइल रीड कर रही है, एक थ्रेड दूसरी फाइल रीड कर रही है, एक थ्रेड तीसरी फाइल रीड कर रही है, एक थ्रेड चौथी फाइल रीड कर रही है। तो हमने चारों फाइल के लिए दिया, तो चारों फाइलें रीड होनी शुरू हो गई ना, पैरेलल के बारे में हो जाएगा, ठीक है पैरेलल हो गई ना, तभी तो थ्रेड पूल है। तो समझ लीजिए 4 लोगों को तूने हायर किया, चारों को काम दे दिया। तो सर मेरे को लग रहा है एक ही थ्रेड यूज करती है मतलब फाइल रीड करने के लिए। नहीं, अरे भाई ये लिखा तो है वर्ड थ्रेड पूल, ये भी लिखा है मैंने, डिफॉल्ट साइज 4, इसका मतलब क्या है? नहीं सर, इसमें आपने फिर नेटवर्क के लिए अलग लिखा है ना, फाइल के लिए अलग लिखा है, तो वो तो हम फाइल रीड कर रहे थे, तो उसके लिए तो वैसे एक थ्रेड होनी चाहिए। देखना, फाइल मैंने बोला था ना कि अगर कोई सुपर लो लेवल ऑपरेशन है, जैसे कि नेटवर्क है, तो हम किसको डेलीगेट कर देते हैं? ओएस को डेलीगेट कर देते हैं, तो हम इससे नहीं करवाते। इसका मतलब लिब्यू भी कह रहा है कि भाई मैं ऑपरेशन लो लेवल तो करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा बहुत सुपर लो लेवल ऑपरेशन है तो मैं ओएस को बोलता हूँ कि तू ओएस भाई तू हैंडल कर, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी चीजें है। क्योंकि अगर हम नेटवर्क से डेटा लेकर आ रहे हैं, उसमें से नेटवर्क पे भी थ्रेड्स बन रहे होंगे, तो नेटवर्क सिक्योर करना होता है ओएस को, क्योंकि फायरवॉल ये सारी चीजें होती है उसके पास। तो कहते हैं ये सारी चीज सिक्योर करने के लिए हम लिब्यू भी डेलीगेट कर देता है किसको? ओएस को, कि भाई तू जा ये वाला काम करके आता है। तो ये सिर्फ नेटवर्क के केस में है भाई। लेकिन अगर फाइल हैंडलिंग कर रहा है तो उसके पास अपना खुद का सिस्टम है ना, तो क्या कर रहा है, वो अपने थ्रेड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर अल्टीमेटली। हाँ जी, समझ आ रही बात? तो इसका मतलब यहाँ अल्टीमेटली मेरे पास क्या है कि इवेंट लूप इज लाइक अ बॉस। वो बॉस की तरह बैठा है, उसने सिर्फ कॉल लगा दिया अपने 4 वर्कर्स को, चारों वर्कर काम करके आ रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं उसे, तो 4 सेकंड में काम करके आएंगे ना चारों।
लेकिन जब हम उसे सिंक कर देते तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बोल देते हैं कि भाई अब इन्हें कॉल लगा और वेट कर इनका जब तक कि रिजल्ट नहीं आया था। तो इट इज लाइक अ नॉट लाइक अ बॉस, इट इज लाइक अ स्लेव, क्योंकि नाउ इट इज वेटिंग फॉर अ रिजल्ट। जब तक ये रिजल्ट ही देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है बात? यस सर। सर ये जो स्ट्रीम बना के किया हमने और एक जो हमने फाइल रीड वाला किया था, इसमें कोई परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट होता है? मतलब हमें कोई बोले कि तुम्हें एप्लीकेशन बनानी है तो कौन सी चीज यूज करनी है, मतलब उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? फाइल साइज को देख के, या फिर अगर छोटी फाइल है तो हम स्ट्रीम को भी यूज कर सकते हैं उसमें भी, या फायदा नहीं उसे यूज करने? छोटी फाइल में स्ट्रीम यूज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम बनेगी फिर अलग से डेटा जाएगा उसके ऊपर, तो नीड नहीं है। अगर बहुत स्मॉल साइज फाइल है आप हमेशा रीड फाइल यूज करो। लेकिन देखो ना, स्ट्रीमिंग वर्ड बना ही इसलिए, जैसे आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसका साइज बड़ा है, ऑब्वियसली बात है वीडियो है तो साइज बड़ा है उसका, ऑडियो तो साइज बड़ा है, तो उस पर स्ट्रीमिंग होगी। लेकिन कभी आपने टेक्स्ट में स्ट्रीमिंग देखी आज तक कि टेक्स्ट की स्ट्रीमिंग हो रही हो? तो स्ट्रीमिंग के साथ एक वर्ड यूज करते हैं। देखो स्ट्रीमिंग का अगर आपने दिमाग में डालना है ना स्ट्रीमिंग वर्ड, तो हम एक तो वर्ड डाल दें साइज मैटर करता है उसके साथ, पहली चीज, तो उसको हम स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरा हम एक और वर्ड डाल दें कॉन्टिन्यूस। तो अगर साइज की बात आएगी तो ऑडियो और वीडियो इज एन आंसर, तो आप वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल यूज करो, दैट इज एन आंसर, क्या आप इसके थ्रू ऐसा कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बोल दे कि टेक्स्ट में भी तो स्ट्रीमिंग हो सकती है, तो मैं आंसर दूंगा सिर्फ और सिर्फ कब? कॉन्टिन्यूस के केस में, यानी कि आपका डेटा कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस डेटा होता है जैसे क्रिकेट का आप स्कोर देख रहे हो, तो बॉल बाय बॉल स्कोर चेंज हो रहा है। तो सपोज विराट कोहली खेल रहा है और वो जाकर मतलब रन, कभी छक्का लगा रहा है, कभी चौका लगा रहा है, कभी 2 रन ले रहा है, कभी 1 रन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? एक कॉन्टिन्यूस डेटा है। इसका मतलब जो एंड यूजर यहाँ बैठा हुआ अपनी ऐप पे देख रहा होगा, उसके पास हर थोड़ी थोड़ी देर में डेटा आ रहा होगा। समझ रहे हो? वहां मैं स्ट्रीमिंग ही लगाऊंगा। तो जब आपका डेटा कॉन्टिन्यूस हो या साइज मैटर करता हो, तब आप इसे यूज करो। लेकिन अगर आपके पास एक डेटा एक बार आ गया, उसके बाद जरूरत ही नहीं है उसकी और टेक्स्ट फॉर्म में, तो मैं कभी स्ट्रीमिंग नहीं लगाऊंगा उस केस में। सर जैसे हम जैसे ड्राइव में कभी कभी होता है ना कि बड़ी बड़ी हमारे पे पीडीएफ्स होती है, मतलब 700 MB 800 MB, तो लेकिन जब उनको रीड करते हैं तो वो पार्शियली कर रहा होता है ना, मतलब पहले कुछ लोड कर देता है, फिर हम नीचे जाते हैं तो फिर कुछ और लोड करता है वो, तो वो मतलब फिर क्या यूज करें? वो स्ट्रीमिंग यूज कर रहा हूँ, तभी मैंने बोला साइज। तो अगर आपका साइज बहुत बड़ा है तो आप स्ट्रीमिंग करोगे डेटा। नहीं सर वैसे, लेकिन अब जब गूगल ड्राइव पे हम फाइल अपलोड करते हैं तो उसको तो पता नहीं हम 10 KB की करेंगे या हम 1 GB की करेंगे, तो फिर वो पीछे से क्या लगा के बैठा होगा पहले से? देखो जैसे हम गूगल ड्राइव से अगर कंपेयर करें ना, तो गूगल ड्राइव का तो अप्रोच ही स्ट्रीमिंग है। उसमें तो स्ट्रीम ही करना है डेटा को, क्योंकि उसे फाइल हैंडलिंग करनी है और डेटा उसे नहीं पता है किस साइज में आ रहा है। तो मैं आर्किटेक्चर वाइज से बात कर रहा हूँ कि सपोज अगर मेरे पास कुछ फोटोज पड़ी हैं और मैंने ये बोल रखा है कि जो फोटोज का साइज होगा वो सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी, तो मुझे पता है कभी ये HD फोटोज नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं फोटोज दिखाने के लिए हमेशा रीड फाइल ही यूज कर लिया करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को एक वीडियोज भी दिखानी है, तो मैं हमेशा, क्योंकि मैं अब इसे मैं थॉट डाल रहा हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन लेयर में कहाँ पर बैठा हूँ उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कहाँ क्या यूज कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को कहीं पे फोटोज अपलोड करनी है जो कि सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है KB में होंगी, तो मैंने यहाँ पर चेक लगा रखा होगा कि 10 KB से ऊपर की फोटो में रिसीव नहीं करने वाला। तो इसका मतलब मुझे वहां पर कोई स्ट्रीम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ लो। लेकिन गूगल ड्राइव के पास तो कोई चेक ही नहीं है ना, वो तो कहता है जितनी मर्जी बड़ी फाइल आप अपलोड कर दो, तो वो हमेशा उसके पास सिर्फ एक ही तरीका बच गया ना, सिर्फ क्या करना? स्ट्रीमिंग करना। समझ रहे हो? तो सेम अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हो, आप बोल रहे हो जितनी बड़ी फोटो अपलोड कर दो, जितनी बड़ी फोटो डाउनलोड करो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर आप रीड फाइल और रीड स्ट्रीम का ऑप्शन रखोगे, सिर्फ स्ट्रीम रखोगे हमेशा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। फिर क्या आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया ना उसे। मैं केस से लेके चल रहा हूँ कि अगर आप एक जगह अपलोड कर रहे हो पासपोर्ट साइज फोटो और एक जगह आप वीडियो अपलोड कर रहे हो अपनी, तब मैं एक जगह लगा दूंगा नॉर्मल रीड राइट और एक जगह लगा दूंगा स्ट्रीम। क्लैरिटी? ओके। हाँ जी guys, और भी डाउट? सर एक अलग से पूछना था सर, जैसे सर्वर वेब सॉकेट वगैरह यूज करते हैं सर जो लाइव स्कोर वगैरह दिखाने के लिए, वो भी तो उसका क्या स्ट्रीमिंग, वो वो भी नेटवर्क स्ट्रीमिंग,
फाइल स्ट्रीमिंग है, बस ये तो फर्क है तो स्ट्रीमिंग ही। समझ आ रही बात? वो नेटवर्क पे स्ट्रीम है, फाइल में हो रही है, बस इतने तो फर्क है। ठीक है, हाँ जी। सर मतलब अगर हमें जेसन, कोई भी हमारे पास जेसन डेटा पड़ा हुआ है जेसन की फॉर्म में, वो हमें फ्रंट एंड दिखाना है, तो मतलब हम एक तो तरीका ये होगा कि जेएस फाइल में उसको मतलब एज ए ऑब्जेक्ट डाल के डॉट करके मतलब एक्सेस करके डॉम का यूज करके एचटीएमएल पे सेट करते जाएंगे। इसका कोई और तरीका होता है? देखो ना, हमें जब भी सर्वर से डेटा लाना है तो हमें उसे सेट करने से पहले तो हमें ये करना पड़ेगा ना कि हम ऐसा कि जितना भी अपने पास डेटा आने वाला है, या तो फेच याद हो आपको, ये एक्सएमएल एचटीटीपी नहीं रिक्वेस्ट सर, याद हो। डेटा प्री डिफाइंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं सर्वर से आ रहा है, मतलब डेटा मेरे को दिया हुआ है, स्टैटिक डेटा है। ठीक है, तो उसे डॉम पे लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। आपने डॉट वैल्यू पढ़ा हो, डॉट इनर टेक्स्ट पढ़ा हो, डॉट क्रिएट एलिमेंट पढ़ा हो, या यस खुद ही सर। एचटीएमएल उसके अंदर अपेंड कर दिया हो। ये सारे मैकेनिज्म है ना जो हमने पढ़े टू डू लिस्ट के अंदर। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे क्या चीज? सर डायरेक्टली ऐसे ही कर दे, मतलब कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, मतलब कि जेसन का ऑब्जेक्ट बना के उससे फेच करते जाएं डॉट करके ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ऑब्जेक्ट करके आपने फेच कर लिया, फेच करके आप वो क्रिएट एलिमेंट यूज कर सकते हो डायनेमिक के लिए। सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि आप डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हो उन सब चीजों को। अगर आपके पास डायनेमिक नहीं है, फिक्स है, डिव पड़े हैं और आपको पता है इन तीन ही डिव पे तीन डेटा दिखाना है, तो कुछ क्रिएट एलिमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि डिव आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं। तो उनका आईडी निकालो, उस पे इनर टेक्स्ट कर दो उसका सेट। ओके सर। और सर एक और चीज थी कि जैसे हम जावा में जब जेसन को एक्सएमएल में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब हमें जार फाइल डालनी पड़ती है जेसन टू एक्सएमएल वाली, बट जो जावा होता है वो जेसन को नहीं समझता, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सर मतलब एक होता है कि नॉर्मल हमारे पास जो जेसन है वो मेरे को वो पता है, हमें यूजर से इनपुट नहीं लेना, तो मैं एक उसको ऑनलाइन कन्वर्टर को दे दूं और उससे स्ट्रिंग ले लूं। लेकिन एक ये भी होता है, मतलब मेरे को स्ट्रिंग नहीं लेनी, यूजर से इनपुट लेना है जेसन, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम ही उसको कन्वर्ट करे। तो सर उसके लिए जैसे जैक्सन था सर, लेकिन जैक्सन में ये दिक्कत हो रही है कि जैक्सन को हमें जो मतलब जब हम उसको ऑब्जेक्ट मैपर से करते हैं तो मतलब उतना मतलब अपना डेटा देना पड़ता है एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मेरे को किसी कैट डॉग का डेटा देना है तो कैट डॉग में मेरे को सेट करना पड़ेगा कि उसका नेम ये है, मतलब एज अ जेसन उसका बनाना पड़ेगा। बट बहुत ज्यादा लेवल का डेटा है, मान लो कि 2-3 चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, और वो भी लेवल हिरार्की बहुत ज्यादा है। तो सर उसके लिए मतलब कुछ हो सकता है, यूज कैसे करेंगे? आप ऐसा बोल रहे हो उसका क्लास आप डायनेमिकली क्रिएट करना चाहते हो? सर क्लास क्रिएट कर डेटा है। हाँ, तो उसके लिए भी ना लाइब्रेरीज आती हैं जो जेसन स्कीमा बनाती है। ऐसा करके आप सर्च करोगे ना जेसन स्कीमा लाइब्रेरीज, तो उसमें जो भी आप जेसन रीड करोगे, जो जो की आएंगी उन कीज को आप पास कर सकते हो और आपके पास स्कीमा लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी उसकी। सर ये गुड प्रैक्टिस है कि मैं उसको स्ट्रिंग पकड़ा रही हूँ बिसाइड्स जेसन, बट ये है कि मेरे को इनपुट नहीं लेना है, एक ही जेसन पे काम कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट उसको मतलब इतना ज्यादा काम करने से अच्छा मैं उसको डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दूं किसी कन्वर्टर से कन्वर्ट करके उस जेसन को। मतलब आपके स्क्रीन पे इनपुट क्या है ये मैटर करता है ना। तो ये आप यूजर एक जेसन दिया है यूजर जेसन डाल रहा है सर, मतलब हेलो। एक ही जेसन है, जेसन कभी चेंज नहीं होगा, उसी के लिए तो मुझे प्रोग्राम बनाना है एक डेटा के लिए। अगर आपका जेसन फिक्स्ड है तो आप क्लास बना के रखो ना। अगर आपका डायनेमिक जेसन है तब आपको जेसन स्कीमा चाहिए ना। तो मतलब अभी मैं स्कीमा ना बनाऊं, मतलब ऐसे भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके पास फिक्स जेसन है, मान लो मेरे पास 10 की फिक्स्ड है, तो मैं स्कीमा का मतलब मेरे लिए क्लास जो मैं उसकी बना के रख लूँ ताकि मैं उसके ऑब्जेक्ट को टेक केयर कर सकूँ स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर मेरा जेसन हर बार डायनेमिक है, कभी कोई फील्ड्स आती है कभी कोई फील्ड्स आती हैं, यूजर कुछ भी जेसन दे रहा है मुझे, तब जाके मेरे को जेसन के स्कीमा जनरेटर चाहिए होते हैं जो पीछे जाके क्लास लिख देते हैं मेरे लिए ताकि मैं उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकूँ।
समझ रहे हो? ओके। तो एक के लिए तो मैं खुद से ही कोड उसको हार्ड कोडेड ही कर दूं ना। इसको तो आपको क्लास का स्ट्रक्चर आपका बनाना चाहिए और उसे कन्वर्ट कर दो, चाहे आप उसे जैक्सन यूज कर लो या जीसन नाम से भी जा आती है। ये सर जीसन और जैक्सन दो हैं। ओके सर, ओके। और अगर जैसे मैं जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर बनाऊं अगर, तो उसके लिए तो मुझे फिर वही है ना कि डायनेमिकली करना पड़ेगा कि यूजर क्या फाइल देगा उस हिसाब से मुझे स्कीमा जनरेट करना पड़ेगा उसका। हाँ, तो बहुत सारे काम है, मतलब आप जेसन भी निकालोगे, एक्सएमएल भी निकालोगे, एक्सएमएल का एक्सएसडी होती है, एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन निकालनी होती है, वो चाहिए होगी आपको। और जैक्स भी नाम की लाइब्रेरी होती है, उसे आप यूज करोगे जो कन्वर्ट करेगा इसके अंदर, तो काफी कुछ करना पड़ेगा पीछे बैठे। लेकिन सब लाइब्रेरी है, प्लग प्ले, बहुत सारी चीजें उस प्लग प्ले करता है। ओके ठीक है, चलो गाइस, मैं और क्षितिज का क्वेश्चन है, रॉ डेटा क्या बफर में, मतलब जितना भी डेटा आ रहा है वो बफर में स्टोर होता है, जो भी डेटा आ रहा है वो एक बफर में स्टोर होता है, बफर में से फ्लश होता जाता है और हमें मिलता रहता है। तो बफर एक टेम्पररी स्टोरेज है, इसके अंदर आपका जो भी डेटा स्ट्रीम से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है वो एक टेम्पररी बफर में आता है, देन इट इज गेट फ्लश आउट। ठीक है, क्योंकि जितना भी डेटा आना आपके उसको बाइट की फॉर्म में है। सर जैसे जो कंटेंट हमारे पास आया था जब हमने उसको डायरेक्ट प्रिंट किया था तो उसने लिखा था एंगुलर ब्रैकेट्स में बफर और फिर पूरी स्ट्रीम पढ़ती थी, मतलब इसको हम क्या कहेंगे सर, मतलब अगर हम इसका टाइप ऑफ करेंगे तो क्या आएगा उसमें? ये ऑब्जेक्ट होगा यार, क्योंकि बफर अभी है ना, बफर नाम का मेरे को आपको टाइप दिखाना है। अभी अगली क्लास में इसमें फाइनली जाएंगे तो एक अलग से इन्होंने बफर नाम का फंक्शन दे रखा है, उससे आप बफर का ऑब्जेक्ट बना लेते हो। तो हम खुद ही बना सकते हैं बफर का ऑब्जेक्ट, खुद का आइटम डाल सकते हैं बफर में। तो बफर का ऑब्जेक्ट आता है अपने पास, उसके अंदर वो बाइट्स पड़ी है जो उसने स्टोर कर रखे हैं। तो बफर बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को मैनुअली। ये अंदर अटैच करके बैठा हुआ है बाय डिफॉल्ट एफएस, तो एफएस के पास खुद का बफर है, हम लेकिन खुद ही बफर अलग से बना सकते हैं अपने डेटा को रखने के लिए। ठीक है, अगली क्लास में दिख जाएगा, क्योंकि अभी तो एफएस शुरू है ना हमारा। सर और जैसे वो कुछ साइट्स में ऐसे होता है ना कि मतलब जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग की साइट बनानी है तो उसमें क्या होता है कि ब्राउजर से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि मतलब कौन सा उसका आर्किटेक्चर, और उसी पेज पे पहले ही रिडायरेक्ट कर देते हैं, उनसे ऑप्शन नहीं देते बंदे को चूज करने का। तो वो सर चीज हम उससे कर सकते हैं, जैसे अपने पिछली क्लास में प्रोसेस पढ़ाया था तो हम उससे उसका पहले ही पूछ लें कि तेरा मतलब क्या यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस हिसाब से उसमें रिडायरेक्ट मान लें उसको। प्रोसेस तो हम जो यूज कर रहे हैं ना नोड के अंदर, नोड तो सिर्फ सर्वर साइड पे बैठा हुआ, ध्यान से देखो। अगर आप ब्राउजर डिटेक्ट करना चाहते हो उसका कि उसका ब्राउजर कौन सा है, तो बेटर आप नेविगेटर नाम का ऑब्जेक्ट यूज करो। याद है ना, पढ़ा था हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर, उससे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल, उसमें वो क्लाइंट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल। अच्छा, नेविगेटर से मतलब हमें ओएस की रिलेटेड भी मिल जाएगा? ओएस का पता नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के बाद ऐसे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें इस लेवल की इन्फॉर्मेशन दे देती है। सर मतलब जैसे अगर आपको कोई, जैसे आपके पास कोई पिछला एक्सपीरियंस हो, मतलब कुछ साइट्स होती है जैसे मतलब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड, जैसे क्रोम ही है, क्रोम पे डाउनलोड के लिए जाते हैं वो अपने आप बता देता तुम पे लाइनेक्स है तो ये लाइनेक्स के पेज पे भेज देता है अपने आप ही सीधा। वो क्लाइंट साइड पे चेक हो रहा है, सर्वर साइड पे चेक नहीं कर रहा, समझ रहे हो? क्योंकि आपके ब्राउजर पे जाके चेक कर रहा है ना, ब्राउजर पे तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगा, आपका नोड नहीं चलेगा। अगर मैं किसी सर्वर पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और उस सर्वर पे चेक करना चाहता हूँ कि उसके पास क्या क्या चीजें, तो फिर प्रोसेस नाम का ऑब्जेक्ट सामने आता है। ओके ठीक है जी, चलो जी, फिर और कोई डाउट है किसी का? सर एक बार